210 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। अब हमारे पास बिल्कुल ही कम समय रह गया है, इसलिए दोस्तों मैं आपकी लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, बिना रुके बिना थके एक एक टॉपिक आपके कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। आपको ही दोस्तों पता है कि इंग्लिश में हमारे कई सारे टॉपिक हैं और धीरे धीरे एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक की सीधे हम निपटाते जा रहे हैं। ओके, जैसे हमने ये आपके सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर जो आपके होते हैं फ्लेमिंगो के पोस्ट, पोएट्री और विस्टास के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए थे सबसे पहले। इसके बाद ही आपके नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर देख लिया है, लेटर राइटिंग देख लिया है, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग देख लिया है। दोस्तों जो मैंने आपको टॉपिक तैयार कराया है और आगे तैयार कराने वाला हूँ, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज। ओके, तो यहाँ से जाकर आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, फिर पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट बताया, लेटर राइटिंग बता दिया है। इसके साथ ही दोस्तों आपका प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया है, आर्टिकल राइटिंग बताया है। तो क्रम से आप टॉपिक देख करके तैयारी करते जाइएगा। हमारे से अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग रह जाता है, तो इसमें रटना नहीं है, केवल क्या है आपको समझना है और ट्रिक के साथ मैं आपको एक एक वीडियो में दोनों चीज़ समझा दूंगा। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बात हमारी जो टेंशन वाले टॉपिक है उनको हम क्या है पहले ही निपटा रहे हैं। ओके, तो अब रह जाते हैं हमारे मेन ग्रामर वाला टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड की देखिए प्रैक्टिस तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जब प्रैक्टिस तभी हम कर पाएंगे जब आपसे क्या है टॉपिक बनते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है ग्रामर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ए टू जेड आपकी ग्रामर टॉपिक आपके कंप्लीट करा देंगे। डू अ डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी आपके दोस्तों टॉपिक आते हैं सब टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, लेकिन इसमें मेरी पूरी मेहनत रहने वाली है। आपको वीडियो को ध्यान से अंदर देखना है और देखते ही देखते मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपको क्या है टॉपिक समझ में आ जाएंगे। जब टॉपिक समझ में आ जाएंगे तो इसके बाद हम क्या है इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स और डू अ डायरेक्ट की मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। टोटल 10 नंबर की ग्रामर रहती है, 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, 5 नंबर के डू एट डायरेक्टेड आते हैं। अगर दोस्तों मैं डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस कराने लगता, जैसे देखिए मैं पहले से तैयारी करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं पूरी तैयारी है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए पहले पूरे तैयार करके मैं आपके लिए रखा हूँ। ओके, जिसमें पहले प्रीवियस ईयर पेपर के भी इंक्लूड किए हैं पूरे क्वेश्चन, और डू एट डायरेक्ट की बात करें तो उसकी भी मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में सभी हम क्या प्रैक्टिस भी करने वाले। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट इसकी वीडियो लाता और आपको समझाता तो आप यही कहेंगे मजा नहीं आ रहा है। ओके, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे और इनके टॉपिक को समझेंगे। इन द ब्लैंक्स और डू अ डायरेक्ट में हम बात करें तो फिक्स में कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि देखो यही वाला आपका आएगा, मैंगो आर बिंग्स बॉट यही वाला एकदम आएगा रट लो, तो ये कोई भी नहीं बता सकता। ओके, लेकिन हाँ हर टीचर, इंग्लिश का टीचर यही बता सकता है आपको कि टॉपिक फिक्स है आपके, कि आपके ये आएगा, जैसे मच मैनी का प्रयोग आएगा, एंदा का प्रयोग आएगा, प्रपोजिशन आएगा, सो दैट का प्रयोग आएगा, ऐसे टॉपिक फिक्स रहते हैं। ओके, क्वेश्चन फिक्स नहीं रहते। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें ग्रामर में 10 में 10 नंबर पक्का करने हैं तो जो भी टॉपिक आते हैं एग्जाम में उन टॉपिक को अच्छे से सीख लेना है। टॉपिक सीख लेते हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, फिर कोई उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या है एक एक टॉपिक को समझाने वाला हूं। अब बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक रहते हैं हमारे ग्रामर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डू एट डायरेक्टेड में बात करें। ओके, डू एट डायरेक्टेड में ये अब मैंने एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमेशा अक्सर यही टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, 95% इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं। सो दैट से का प्रयोग, ओके, एज सून एज से, नो सूनर देन का प्रयोग से, और इसके साथ ये फनलेस का प्रयोग और रिलेटिव क्लॉज बनाना, पैसिव वॉइस बनाना, इसके साथ ही नरेशन और टेंस आपसे बनना चाहिए बेसिक वाला, जैसे आपका निगेटिव बनाइए, सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाइए, तो ये आपका रहता है। तो ये मेन टॉपिक रहते हैं जिनसे आपके यहाँ डू एट डायरेक्टेड आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हम बात करते हैं तो मैच मैनी का प्रयोग, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माई, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये आपको उनका यूज बनना चाहिए। एंदा का प्रयोग मतलब आर्टिकल्स आपके बनना चाहिए। प्रपोजिशन, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट, ये सब का प्रयोग बनना चाहिए। साथ ही बेसिक आपसे टेंस बनने चाहिए और सब मैनी का प्रयोग हो जाए। ये आपके मतलब मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपकी बनते ही बनते और हर साल आप आते ही हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इन का प्रयोग सीख लेते हैं तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो पहले इस वीडियो में हम क्या है इन सभी टॉपिक को मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक एक टॉपिक को एक ही वीडियो में हमारी संपूर्ण ग्रामर कवर होने वाली है। यानी साल भर की आपकी जो क्लास 12 की ग्रामर है एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं वीडियो को ध्यान से अंदर देखकर ही आपको टॉपिक सीख लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो आएगी, तो उसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। जब आप टॉपिक मेरे साथ सीख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा और आपसे क्या है सब क्वेश्चन फिर बनेंगे भी। ओके, और अगर आपके डू एट डायरेक्ट की प्रैक्टिस करा दूंगा वीडियो में तो डू एट डायरेक्ट भी आपसे बनने लगेंगे।
और इतना इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर आपने पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा और पहले भी आपने इन सब का प्रयोग नहीं सीखा है, ओके, कोई टीचर ने आपको सही से नहीं बताया है, तो भी मैं आपको इस टॉपिक को कवर करा दूंगा। और ज़्यादा नहीं, बहुत सारे टॉपिक हैं, डिटेल से हम नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में ट्रिक के साथ हम क्या है देखते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिस क्रम में ये टॉपिक दिए, इसी टॉपिक के क्रम में हमें आपको क्या है टॉपिक एक समझाते जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं सो दैट का प्रयोग हमें कैसे करना है, ओके। और ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस रहते हैं, हमेशा पूछा ही जाता है और सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि देख लेते हैं। सो दैट का आपको प्रयोग करना है। 2 सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें आपको सो दैट सेट करना पड़ता है। एक बार पहले रूल्स में आपको बता देता हूँ, ओके। तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। देखिए इन टॉपिक में आपको डायरेक्ट रूल्स बताऊंगा, जब आप रूल्स में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा और समझाऊंगा, ओके, इन क्वेश्चनों की सहायता से, तब आपको समझ में आएगा। पहली बार बस नॉर्मल आपको रूल्स पढ़ लेना है। वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है। अब फिर इसके बाद नोट आपको रहता है कि यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो सेंटेंस के पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो हम इसमें मेन वर्ब होती है, उसके बाद सो का प्रयोग करते हैं। और दैट लगाकर हमें दूसरे सेंटेंस को जो कहते हैं वो लिख देना पड़ता है। अब यहाँ से हम क्या है एक्सरसाइज से समझते हैं कि दैट का प्रयोग समझते हैं। दैट, सो और दैट का हमें प्रयोग करना है। तो 2 सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है दैट। तो समझ गए, जब 2 सेंटेंस को जोड़ना है तो दैट का हमें प्रयोग करना पड़ता है। मैंने यहाँ यूज आपको सीखना है सो का कहाँ लगाना है। तो अगर वेरी आपको सेंटेंस में दिख जाए सबसे पहले तो सो का प्रयोग कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहाँ आपको वेरी ना मिले, तो इसके फिर आपको क्या है देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिख देना है। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस में ना हो तो इसके बाद आपको मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देना है। ये रहता है रूल। अब यहाँ समझते हैं, जैसे राम इज वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। तो अब 2 सेंटेंस, राम इज वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। सो दैट का प्रयोग करना है। इस प्रकार से कोष्टक में लिख के आएगा यूज सो दैट। तो आपको लिखना है राम इज वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना। वेरी कहाँ लिखा, वेरी ये लिखा है तो सो का प्रयोग कर दिया, ब्रेव जो कहते हो। फिर हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो फिर आपको दैट लगा देना है। दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस जो कहते हो लिख देना है। यही हमारा रूल कहता है। नेक्स्ट समझिएगा, सी वॉज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। हम पहला हमारा रूल कहता है कि वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। हम सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ तो वेरी है ही नहीं है, तो हमें क्या रूल कहता है, अगर वेरी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, बी, विल बी, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो वाज के बाद हमें सो लिख देना है, ओके। इसके बाद दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस लिख देना है। फिर देख लेते हैं, ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट फेल। तो ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट फेल। तो सेंटेंस सो का प्रयोग करना है हमें। तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, लेकिन देखा कि वेरी यहाँ है ही नहीं है। तो फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के सो का प्रयोग करना, तो देखा हेल्पिंग वर्ब भी इस सेंटेंस में नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, बी, विल बी, वो सब भी नहीं है। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर वेरी ना हो, हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, तो हमें क्या है जो मेन वर्ब होती है उसके बाद सो का प्रयोग करना है। तो वर्क हार्ड में जो वर्क है हमारा, ये हमारा क्या है मेन क्या होता है, मेन वर्ब है। तो बस इसके बाद हम ही वर्क सो हार्ड, ओके। फिर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है। तो कितना सिंपल है सो दैट का प्रयोग। देखिए दैट तो आप प्रयोग समझ गए कि 2 सेंटेंस के बीच में आपको क्या दैट लगा दिया, ये 2 सेंटेंस के बीच में दैट लगा दिया, ये 2 सेंटेंसेस के बीच में दैट लगा दिया। मेन आपका प्रयोग रहता है सो का कहाँ करना है। तो सेंटेंस में अगर वेरी मिल जाए तो सो का उसके स्थान पर सो लिख दीजिएगा। अगर वेरी नहीं मिल रहा तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद सो का प्रयोग कर देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं मिल रही तो मेन वर्ड होगा, उसके बाद सो का प्रयोग आपको कर देना है। इस प्रकार से अब इसका आंसर आपको है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ओके। मैं हर टॉपिक को समझाते जाऊंगा और एक एक 2 क्वेश्चन भी आपको देते जाऊंगा, तो समझ के तुरंत ही आपको क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है कमेंट करना है। आगे देख लेते हैं। और दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया। अब आपको लगता है कि मुझसे ये टॉपिक बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सो दैट का प्रयोग कंप्लीट है। इसी बार से हट जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। और साथ ही जो मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा वो भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सो दैट के स्थान पर TOO2 और TO2 का प्रयोग। तो देख लेते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे ही करना। कैसे, सो दैट के स्थान पर TOO2 TO2 का प्रयोग, यानी सो के स्थान पर हमें TOO2 का प्रयोग कर देना है, दैट के स्थान पर TO2 का प्रयोग कर देना है। सिंपल बात है, इतना तो आप समझ गए हैं। सो के स्थान पर क्या है TOO2 का प्रयोग कर देना है, दैट के स्थान पर TO2 का प्रयोग कर देना है। एक बात आपको यहाँ माइंड में रखनी है, ओके, जो बिल्कुल डीपली में मैं यहाँ बात बता रहा हूँ आपको
कि जहाँ TO टू वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या छोटा होता है और उसमें कभी भी कैन नॉट या कुड नॉट नहीं होता है, जबकि सो दैट वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैन नॉट कुड नॉट लेकर बैठता है, जबकि TO टू वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कैन नॉट या कुड नॉट नहीं होता है। ये मतलब आपको माइंड में रहता, तो फिर आपको रूल भी याद नहीं होते तो भी अपने हिसाब से बना पाएंगे। ओके, तो देखिए, तो सो के स्थान पर TO टू का प्रयोग कर देना है, डेट के स्थान पर TO टू का प्रयोग कर देना है। दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देते। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि TO टू और TO टू है जो हमारा, ये क्या है, ये नफरत करता है, कैन नॉट कुड नॉट से एकदम नफरत करता है, इसको अपने साथ बैठने ही नहीं देता। ओके, और से सेंटेंस को जो करते हैं वो लिख देते हैं। देख लेते हैं, जैसे मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो हमें यहाँ आपका लिख कर आएगा डू डायरेक्ट में कि यहाँ क्या करो, TO टू इन प्लेस ऑफ सो दैट, इस प्रकार से आपका लिखा रहेगा। ओके, तो मोहन इज, सो के स्थान पर TO टू लिख दिया, फिर फैट लिख दिया, फिर दैट के स्थान पर TO टू लिख दिया। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देते हैं, यानी दैट ही कुड नॉट ये वाला सेक्शन हटा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपका रन फास्ट। अब देखिए, कैन नॉट या कुड नॉट हटता है, कैन नॉट या कुड नॉट हटता है, लेकिन कैन नॉट कुड नॉट किसके कारण लगा? सब्जेक्ट के कारण लगा। जब कैन नॉट कुड नॉट जा रहा है तो भाई सब्जेक्ट भी चला जाता है, ये सिस्टम रहता है। सी वाज सो लेजी दैट सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। तो किस प्रकार से सी वाज आ गया, सो के हमने TO टू का यूज कर दिया, लेजी आ गया, दैट आया तो दैट के स्थान पर TO टू का प्रयोग कर दिया। इसके बाद हमारा रूल कहता है दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देना है, दैट सी कुड नॉट ये पूरा सेक्शन हट जाएगा, फिर कंप्लीट हर वर्क आपका आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से। अब ये वाला दोस्तों आपको क्या है, आंसर कमेंट करना है। इसमें आपको क्या है, इसमें सो दैट के स्थान पर TO टू का प्रयोग करना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं TO टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग। अब यहाँ विपरीत करेंगे। अभी हमने सो दैट का प्रयोग, सो दैट के स्थान पर TO टू और TO टू का प्रयोग देखा था, हम इसका विपरीत करेंगे। अब देखिए, ये जो सेंटेंस रहेगा आपका TO टू वाला सेंटेंस रहेगा, सो दैट का प्रयोग करना है, तो वही लिखेंगे सेम। TO टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे और TO टू के स्थान पर आपको क्या दैट का प्रयोग कर देना है। क्लियर है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, सो दैट वाला, यहाँ सो दैट वाला हम सेंटेंस बना रहे हैं, यहाँ क्या बना रहे हैं हम, फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, सो दैट वाला सेंटेंस। अब सो दैट वाला सेंटेंस आ रहा है तो ये कहता है कैन नॉट और कुड नॉट तो चाहिए है भैया, हमारी दोस्ती है, तुम्हारी दोस्ती नहीं है तो तुम नहीं रखते हो, बात अलग है, लेकिन हमारी तो दोस्ती रहती है, सो दैट वाला सेंटेंस कहता है। तो हमें तो कैन नॉट और कुड नॉट चाहिए। जब कैन नॉट और कुड नॉट आएगा तो उसके साथ सब्जेक्ट तो लगा रहेगा। ओके, कैन नॉट कुड नॉट लगता है तो सब्जेक्ट तो चाहिए उसको, तो कहता है कि पहले हमें क्या एक सब्जेक्ट दो, ओके, फिर कैन नॉट कुड नॉट दो हमें, इस प्रकार से। तो देख लेते हैं। अब आपको अब कैन नॉट कहाँ लगता है, कुड नॉट कहाँ लगता है, ये आपको याद करके रखना है। तो इज, एम, आर, सेल बी, विल बी, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इसके साथ कैन नॉट, और वाज वर्ब के साथ लगता है कुड नॉट। देख लेते हैं, जैसे अमन इज टू फैट टू वॉक फास्ट। तो अब यहाँ में क्या है, सो दैट का प्रयोग करना है। तो अमन इज, TO टू के स्थान पर सो आ जाएगा, फैट आ जाएगा, TO टू के स्थान पर डेट आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा आगे स्टार्ट होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है और प्रोनाउन क्या कहलाता है, ही, सी, इट, नेम। ओके, तो ये हमारे क्या है, प्रोनाउन होते हैं। तो अमन है, अमन एक लड़का है, लड़का के क्या है, ही का प्रयोग करते हैं तो ही हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या है, कैन नॉट कुड नॉट लगाना है। तो हमने क्या देखा, यहाँ नॉट कुड नॉट कैन नॉट, ओके, तो यहाँ हमने देखा इज लिखा है, तो इज के साथ क्या लगते हैं, कैन नॉट, तो कैन नॉट लग जाएगा, वॉक फास्ट। ओके, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ मतलब हमने भी एनालिसिस करते हैं, अभी सो दैट और TO टू पढ़ रहे हैं तो आपने पूरा देखा है, एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि सो दैट क्या है, कैन नॉट कुड नॉट होता है, जबकि TO टू वाले जो सेंटेंस होता है उसमें ये कैन नॉट कुड नॉट नहीं होता है। इतना आपको माइंड में मतलब ये बेसिक बात होनी चाहिए, तो उससे इतना बस आपका रहता तो भी आप आसानी सेंटेंस बना ले जाएंगे। जैसे आपके पेपर में ये आया, आप देख रहे हैं सो दैट का प्रयोग करना है, तो हमें तो ये तो देखो TO टू के स्थान पर सो तो लिख ही देंगे, ओके, TO टू के स्थान पर डेट आप लिख ही देंगे, इतना क्लियर ही है। कैन नॉट कुड नॉट पर दिक्कत होती है तो बस आप समझ जाएंगे कि भैया सो दैट वाला सेंटेंस आए तो उसे तो कैन नॉट कुड नॉट चाहिए है, तो आपको लगा देना है। जब इसे लगाएंगे तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो चाहिए, तो वो उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन को सेट कर दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सी वाज टू लेजी टू कंप्लीट हर वर्क। तो सी वाज, TO टू के स्थान में सो आ जाएगा, लेजी आएगा, TO टू के स्थान पर दैट आ जाएगा, या दैट हो जाएगा। ओके, दैट है, ओके, दैट, इस प्रकार से। अब कंप्लीट हर वर्क है तो कंप्लीट हर वर्क हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमारा कोई प्रोनाउन आएगा, सी के तो सी ही रहेगा, और अब बाज लगा है तो कुड नॉट आ जाएगा, कुड नॉट आएगा, बाज लगा है तो कुड नॉट आ जाएगा हमारा, और कंप्लीट हर वर्क, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, अनुराधा विल बी टू इंटेलिजेंट टू फेल। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है,
इसका आंसर आप क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये रूल होते हैं, जो रूल ये मैंने क्या जब मैं इसका पढ़ रहा था उसके एनालिसिस करके मैंने रूल तैयार किए हैं। रूल इसलिए बनाए हैं कि जब बिल्कुल पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इनकी सहायता लेकर आप क्या है चलने का प्रयास करें। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो घुटनों के बल चलता है, चलते नहीं बनता तो क्या उसकी उंगली पकड़ के हम धीरे धीरे से चलाते हैं, फिर जब वो चलने लगता है अपने से तो वो छोड़ देते हैं। सेम इसी पार से जब आप इसको थोड़ा फंडा समझ जाएंगे तो अपने हिसाब से आप कर लेंगे, रूल मूल कुछ आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप करेंगे। लेकिन शुरुआती समय तो आप इसका देख सकते हैं, बाकी मैं आपको इसलिए मैं इनको फंडा भी बताते जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एज सून एज नो सूनर देन के प्रयोग वाले टॉपिक हो। इसका भी हाई चांस रहते हैं, प्रीवियस ईयर देखेंगे पेपर उठाकर तो आपको मिलेगा ही। सो दैट का प्रयोग और एज सून एज का प्रयोग मतलब या नो सूनर देन का प्रयोग मिलता ही है, तो रट के आपको रखना है। ये टॉपिक मतलब रटे होने चाहिए, सिंपल सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं। तो इस वीडियो में इससे एज सून एज और नो सूनर देन के प्रयोग से पहले हम ये सब सीख लेते हैं कि आपको एक बात बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। इस अगर बात को आप जान लेते हैं तो आप बिना रूल भी अगर समझे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि पूरा राज इसी में छुपा हुआ है, जो मतलब मेन पॉइंट रहने वाला है। आपको ये बात याद रखनी है, एज सून एज की जो दोस्ती होती है ओके, वो किससे रहती है? अफर्मेटिव से रहती है। एज सून एज किसे चाहता है? अफर्मेटिव को चाहता है। मतलब एज सून एज वाला सेंटेंस आएगा तो अफर्मेटिव उसे चाहिए ही है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए। तो नो सूनर देन की प्रयोग जो नो सूनर देन की जो दोस्ती है वो किससे? इंट्रोगेटिव से है। यानी नो सूनर देन तभी आएगा जब उसे क्या इंट्रोगेटिव मिलेगा। ओके नो सूनर देन कब आएगा? जब उसे क्या इंट्रोगेटिव मिलेगा, यानी उसकी क्या है? दोस्ती है। नो सूनर देन इंट्रोगेटिव के बिना नहीं रह सकता, और नो एज सून एज अफर्मेटिव के बिना नहीं रह सकता। इतना आपको माइंड में रखना है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो हम पढ़ने वाले हैं नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग। तो नो सूनर के स्थान पर हमें क्या एज सून एज का प्रयोग कर देना है। नो सूनर वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अफर्मेटिव? अभी मैंने जस्ट आपको बनाया कि नो सूनर देन वाला स्टेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है? एज सून एज में कन्वर्ट हो रहा है। तो एज सून एज वाला जब सेंटेंस आएगा तो वो कहेगा मुझे क्या है, मुझे जो जैसा भी सेंटेंस हो तुम्हारे पास, इंट्रोगेटिव है कैसा भी सेंटेंस मुझे मतलब नहीं, मुझे तो केवल क्या अफर्मेटिव चाहिए। नो सूनर देन कहता है वो आपका एज सून एज कहता है कि मुझे क्या चाहिए? अफर्मेटिव चाहिए। तो इसलिए वो अफर्मेटिव से बनाना ही पड़ेगा मैं सेंटेंस को। तो देन लगा के स्थान पर हमें कॉमा लगा देना है और से सेंटेंस को जो करते हो लिखते हैं। समझिएगा पहले सेंटेंस को, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप। एज सून एज का प्रयोग करना है, तो नो सूनर के स्थान पर हमें एज सून एज का प्रयोग करना है, तो हमने कर दिया है। अब सेंटेंस बाकी क्या बच रहा है? डिड सी सिंग आ सॉन्ग, इतना सेंटेंस डिड सी सिंग आ सॉन्ग। डिड लगा है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा आगे है तो समझ गए इंट्रोगेटिव वाला है। ओके इंट्रोगेटिव वाला है। अब नो सूनर आ गया भैया, नो सूनर आ गया तो वो कहता है कि तुम्हारे पास जो भी सेंटेंस है वो तुम मुझे चाहिए ही है, लेकिन अफर्मेटिव बना कर दो, अफर्मेटिव से मेरे साथ दोस्ती है। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग का आपको क्या है? अफर्मेटिव बनाते बनना चाहिए, बेसिक टेंस आपसे बनना ही चाहिए। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग का अफर्मेटिव क्या बनेगा? अभी डिड लगकर बन रहा है तो यानी आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का में क्या है? जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो सी सिंग का हो जाएगा सेंग, और सी सेंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से। देन के स्थान पर क्या है? कॉमा का यूज करना है। ओके तो देन के स्थान पर कॉमा यूज करते हैं, बाकी जो सेंटेंस है जो करते हो लिख देते हैं। नहीं समझिएगा। नो सूनर विल यू कॉल मी देन आई सेल रिच योर होम। तो नो सूनर के स्थान पर हमें एज सून एज का प्रयोग करना है। तो नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का हमने प्रयोग कर दिया। फिर हमने सेंटेंस बचा हमारा विल यू कॉल मी देन विल यू कॉल मी ये सेंटेंस बता। और वैसे भी हमारे जब नो सूनर वाला सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही बचेगा, क्योंकि नो सूनर अपने साथ इंट्रोगेटिव को ही बैठाता है, एज सून एज अपने साथ अफर्मेटिव को ही बैठाता है। अब एज सून एज कहता है कि भाई अपना सेंटेंस मुझे दे रहे हो, कन्वर्ट कर रहा है तो दे तो रही हो अपने सेंटेंस तो चाहिए है, लेकिन अफर्मेटिव बनाकर दो, अफर्मेटिव में चाहिए। ओके तो विल यू कॉल मी का आपको क्या बनाना है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो आपका इंट्रोगेटिव बना हुआ है तो इसका क्या बन जाएगा? यू विल कॉल मी, सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव नहीं सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो जो सब्जेक्ट की बात हेल्पिंग वर्ब आती है सिंपल सेंटेंस में, तो विल यू कॉल मी का अफर्मेटिव हो जाएगा यू विल कॉल मी। देन के स्थान पर कॉमा, बाकी सेंटेंस जो करते हो लिख देना है। नेक्स्ट देख लीजिए। नो सूनर डू यू गो टू मार्केट देन यू बाय सम फूड। तो नो सूनर के स्थान पर आपको एज सून एज का प्रयोग करना है, कर दिया। डू यू गो टू मार्केट इंट्रोगेटिव है, हमें क्या चाहिए? अफर्मेटिव बनाना है। एज सून एज अपने साथ अफर्मेटिव ही बैठा कर रखता है, तो डू यू गो टू मार्केट का हो जाएगा यू गो टू मार्केट। ओके क्योंकि
क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देन के स्थान पर कॉमा, बाकी सेंटेंस जो कहते हो लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, ये क्लियर टॉपिक हो गया होगा। क्या सा कि नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना है तो कर देते हैं, लेकिन जो सेंटेंस आएगा वो क्या है, अफर्मेटिव को वाला सेंटेंस आएगा। ओके, तो सेंटेंस जैसा भी इंट्रोगेटिव ही, जैसे नो सूनर के साथ बैठा तो इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस रहता है, तो इंट्रोगेटिव आपको अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव से आपसे क्या अफर्मेटिव बनाते बनना चाहिए, बाकी कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग वाला टॉपिक क्लियर। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग। ओके, अभी हमने देखा नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, अब एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है तो कर देते हैं। एज सून एज को क्या इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, एज सून एज वाले सेंटेंस को यहाँ लिखना चाहिए, एज सून एज वाले सेंटेंस को होते हैं जो हमारा एज सून एज वाला जो सेंटेंस होता है हम क्या है उसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें अब नो सूनर का प्रयोग हो रहा, तो नो सूनर कहता है कि हमें तो भैया अब क्या अपना इंट्रोगेटिव चाहिए, हमें तो अब क्या है इंट्रोगेटिव चाहिए, तो हमें इंट्रोगेटिव बना कर दो। ओके, भली तुम अपने साथ क्या है अफर्मेटिव से तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन मेरी दोस्ती इंट्रोगेटिव के साथ है, तो मुझे इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस चाहिए। देन लगाकर इसमें क्या है दूसरा सेंटेंस जो कहते हो आपको लिख देना है। देख लेते हैं। एज सून एज सी सा मी सी बिगन टू बीप। तो अब देखिए इसमें अर्थ तो मैं आपको समझा सकता था, लेकिन अर्थ का कोई यहाँ आपका मतलब नहीं है। अर्थ ओके, यहाँ तो आपको यूज बनना चाहिए। ओके, बाकी एक का तो मैं समझा देता हूँ अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे एज सून एज सी सा मी सी बिगन टू बीप, बीप यानी रोना। जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगी, जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगी, ये है। नो सूनर इसमें देख लेते हैं। नो सूनर डिड सी मी देन सी बिगन टू बीप। नो सूनर लगने से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे ही उसने मुझे देखा ही नहीं कि वह रोने लगी, उसने मुझे देखा ही नहीं कि वह रोने लगी, इस प्रकार से उसका अर्थ होता है। बाकी चलिए हम प्रयोग देखते हैं। तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है तो नो सूनर का प्रयोग कर देते हैं। हमारा सेंटेंस क्या बचा, सी सामी, सी सामी अफर्मेटिव वाला सेंटेंस हमारा। तो अब नो सूनर, अब ये सेंटेंस सी सामी यहाँ आएगा, नो सूनर के साथ बैठेगा, लेकिन नो सूनर कहेगा मैं ऐसे नहीं बैठाऊंगा, मुझे इंट्रोगेटिव बैठाता हूँ अपने साथ, तो इंट्रोगेटिव बना कर दो मुझे। तो सी सामी, सी सामी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। इसे हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब वो जो डिड होती है, तो डिड आगे आ गया, तो डिड सी, और जो सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, तो डिड सी मी हो जाएगा। फिर कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करना है, क्योंकि नो सूनर और देन की जोड़ी होती है। तो नो सूनर आया तो देन तो आएगा ही, तो कॉमा के स्थान पर देन लगा देना, बाकी सेंटेंस जो कहते हो लिख देना है। ओके, अभी मैं आपको आगे टेंस भी समझा दूंगा, तो थोड़ा आपको ये टेंस भी क्लियर हो जाएगा। आपका थोड़ा बहुत सारे विद्यार्थी होंगे टेंस भी नहीं बनता, टेंस भी नहीं किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, अगर आपको टेंस भी नहीं बनना तो भी हम अब थोड़ा बेसिक वाला से आपको पढ़ा दूंगा। टेंस क्यों, क्योंकि आपके पेपर में डू डायरेक्ट में ये भी आ जाता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, ये इससे इसी प्रकार से आ जाता है, सी सामी कोष्टक में लगेगा इंट्रोगेटिव बनाओ, इतना सिंपल भी आ जाता है। ओके, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा बेसिक वाले टेंस भी। ओके, अभी आप थोड़ा समझते जाइएगा। एज सून एज यू विल कॉल मी आई सेल रिच योर होम। तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर दिया। यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी का बनाना आपको इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब आती है आगे आती है इंट्रोगेटिव में, तो विल यू कॉल मी हो जाएगा, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है। एज सून एज मदर गिव्स मी मनी आई गो टू ऑफिस है, तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर देना है। मदर गिव्स मी मनी यानी ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंट्रोगेटिव में, तो आ जाएगा डज। ओके, मदर के साथ क्या लगेगा, डज ही लगेगा, तो डज मदर गिव मी मनी, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एज सून एज और नो सूनर का प्रयोग इस प्रकार से, तो पूरा फंडा केवल इतना का रहता है। अगर ये वाला मैंने आपको जानते कि एज सून एज की जो दोस्ती होती है, ओके, तो वो अफर्मेटिव से होती है, और नो सूनर की दोस्ती देन की दोस्ती होती है इंट्रोगेटिव से, और उसी के साथ से पूरा ये काम हो रहा है। ओके, तो ये टॉपिक भी अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि एज सून एज और नो सूनर वाला ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग, नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग। लेकिन कई बार क्या है, एज सून एज का प्रयोग सेंटेंस में आ जाता है एग्जाम में, लेकिन हमें नो सूनर दिया ही नहीं है, या नो सूनर का प्रयोग आ जाता है लेकिन एज सून एज दिया ही नहीं है, तब क्या करना है, तो उसको भी देख लेते हैं, शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। नो सूनर देन का हम प्रयोग सीख रहे हैं कि जब सेंटेंस में क्या एज सून एज ना हो, तो नो सूनर का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि अभी प्रयोग करने के लिए आया तो वो तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ उस सेंटेंस को क्या इंटीग्रेटिव बनाते हैं, बस यहाँ में मकसद रहता है हमें सेंटेंस को रखना है,
तो जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ है उसको रखना है, लेकिन इंटरोगेटिव बनाकर। इंटरोगेटिव क्यों बना रहा है? क्योंकि नो सूनर आ रहा तो वो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस ही अपने साथ रखेगा, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना पड़ता है। जैसे समझते हैं, सी सा मी सी वेंट टू वीप, उसने मुझे देखा वह रोने लगी। तो नो सूनर का प्रयोग करना कर दिया है। अब दो सेंटेंस हमारे, कौन सा सेंटेंस यहाँ लिखा जाए? तो जिसमें काम पहले हुआ, काम पहले, उसने मुझे देखा वह रोने लगी। ओके, तो पहले वो देखेगी फिर रोएगी, तो देखने वाला काम हुआ, तो सी सा मी वाला सेंटेंस आपका यहाँ आएगा। अब सी सा मी वाला सेंटेंस तो आएगा, लेकिन ये अफर्मेटिव तो उसे इंट्रोगेटिव बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर इंट्रोगेटिव को ही अपने साथ रखता है। तो सी सा मी का हो जाएगा डिड सी सी मी, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है इस प्रकार से। ही विल बाय अ कार, ही विल सेव मनी, उसने वह कार खरीदेगा, वह क्या है, पैसे बचाएगा। तो हाँ, ओके, तो नो सूनर का प्रयोग करना कर दिया। अब इसमें जिसने सेंटेंस में काम पहले हुआ वो रखेंगे। ओके, पहले क्या करें, कार खरीदने तो पहले पैसे बचाने पड़ेंगे, तो पहले पैसे बचाने पड़ेंगे, ये वाला सेंटेंस आपको रखेगा। ओके, तो ये वाला सेंटेंस आएगा, मतलब जिस सेंटेंस को पहले में करना है वो सेंटेंस पहले आएगा। ओके, वह कार खरीदेगा, वह पैसे बचाएगा, तो पहले उसे पैसे बचाना पड़ेगा, तो ये वाला सेंटेंस आएगा। ही बिल सेव मनी आएगा, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव बनाकर रखना पड़ेगा, तो बिल ही सेव मनी हो जाएगा, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस ये बचा तो ये आपको रख देंगे। ओके, इस तरीके से होता है। बाकी इन दो को भी आपको देखकर एक बार वीडियो को पॉज करिए और समझिए। आगे देख लेते हैं। आप देख लेते हैं एस सून एस का प्रयोग। जब सेंटेंस में नो सूनर देन ना हो तो एस सून एस का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में काम हुआ उसको रखते हैं, देन के स्थान पर कॉमा का प्रयोग कर देते हैं और कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ देखा रूल में ये वाला जो पॉइंट एक्स्ट्रा ही आ गया, इसको हटा दीजिए। सीधा आपको एस सून एस का प्रयोग करना है। जिस दो सेंटेंस रहेंगे, दो सेंटेंस में जिसमें काम पहले हुआ उसको रख देंगे, कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। जैसे ही बॉट अ कार, ही वेंट टू मार्केट। ओके, तो एस सून एस का प्रयोग करना तो कर दिया है। तो पहले वह मार्केट जाएगा, वह कार खरीदेगा। तो कार खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? पहले बाजार जाना पड़ेगा, तब तो हम कार खरीदेंगे, तो पहले हम बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस आएगा। तो ही वेंट टू मार्केट, कॉमा लगाकर दूसरा जो सेंटेंस बचा है वो रख देना है। सी विल गो टू आगरा, सी विल वॉच द ताजमहल, वह आगरा जाएगा, वह क्या है, ताजमहल देखेगा। तो एस सून एस का प्रयोग कर दिया। फिर किस सेंटेंस में काम हुआ है? पहले हमें आगरा जाना पड़ेगा, फिर ताजमहल देखेंगे, तो पहले हम आगरा जाएंगे, तो सी विल गो टू आगरा, कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है। मतलब इसमें ये सिस्टम रहता है, जिसका प्रयोग करना है एस सून एस का, नो सूनर को कर देते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस में काम हुआ उस सेंटेंस को हमें रखना। दो सेंटेंस में से ऐसा नहीं कि पहला वाला सेंटेंस पहले आ जाए, दूसरा वाला बाद ही में आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ दूसरा वाला सेंटेंस ही पहले आ सकता है, जिसमें काम पहले हुआ है उसका अर्थ निकालते हैं, थोड़ा बढ़ना चाहिए। ओके, और एस सून एस वाला अगर लिखने का प्रयोग कर रहा है तो अफर्मेटिव में सेंटेंस यूज करना है, और नो सूनर का अगर में प्रयोग कर रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाकर लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारा इसमें इफ अनलेस का प्रयोग, यही हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट। तो देख लेते हैं इफ अनलेस का प्रयोग। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग। इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यानी अनलेस में नहीं जोड़ा रहता है यदि के साथ। ओके, तो किस प्रकार से हमारा रूल है, एक बार रूल पढ़ लेते हैं। इफ के स्थान पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर देंगे। यदि इफ वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो दूसरे सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, और यदि इफ वाला सेंटेंस निगेटिव में है तो इफ वाला सेंटेंस को क्या अफर्मेटिव बनाते हैं। सिंपल रूल है। इफ वाला सेंटेंस को आपको देखना है, अगर इफ वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है, और इफ वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसी इफ वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। देखिए ये इफ वाला और अनलेस वाला ऐसा है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो थोड़ा समझदार का मतलब जिनसे अर्थ निकालते बनता है, थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं, वो डायरेक्ट रूल की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट अर्थ निकाल के भी कर सकते हैं। तो आपको भी अर्थ निकालने करके प्रयास करना है। देख लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स। यदि आप क्या अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो आप और लोगों से क्या है, अदर लोगों से क्या है, पीछे हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया। अब सेंटेंस को देखिए, इफ वाला सेंटेंस को आपको देखना है। यदि इफ वाला सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है, नॉट लगा तो निगेटिव है, तो इफ वाला अगर सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है, तो उसी इफ वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देना है। तो इस सेंटेंस को क्या अफर्मेटिव बनाएंगे, तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये वाला सेंटेंस हमें लिखना है लेकिन अफर्मेटिव बनाकर, तो यू स्पीक इंग्लिश सीधा सीधा आपका आ जाएगा। फिर कॉमा लगाकर आपको क्या है, दूसरा सेंटेंस को लिख देना पड़ता है। अर्थ वही रहने वाला, जो पहले वाले क्वेश्चन का अर्थ है वही दूसरे वाले क्वेश्चन का भी अर्थ निकलेगा। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। और एक प्रकार से हम यहाँ देखें, अब फंडा देखिए, आप क्या समझिएगा। इफ और नॉट यहाँ क्या अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है। जब हमने अनलेस का प्रयोग कर दिया तो नॉट उसमें ऑलरेडी है, दो और नॉट कैसे आ जाएगा, एक तो इसने नॉट लेकर बैठ ही गया है, तो यहाँ का नॉट हटा देंगे। फिर जब यहाँ जो सेंटेंस आ रहा है उसका नॉट क्यों हटा रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो नॉट आ चुका है, वो दिख नहीं रहा लेकिन उसमें आ चुका है, इसलिए इस बार से भी आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है, इफ सी डिड नॉट बाय अ कार सी कुड सेव मनी। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया। सी डिड नॉट बाय अ कार, सी डिड नॉट बाय अ कार, इसका अफर्मेटिव हमें बनाकर लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा सी वॉट अ कार। क्यों? क्योंकि नॉट तो क्या है, अनलेस के साथ ऑलरेडी आ चुका है, और नॉट आ चुका है, नॉट नहीं चाहिए, नॉट नहीं चाहिए, नहीं निगेटिव नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, अफर्मेटिव चाहिए, तो सी वॉट अ कार। और फिर दूसरा सेंटेंस को जो कहते लगा लिख देना कॉमा लगाकर। मतलब किसी कई तरीके से आप क्या है इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इफ़ यू कॉल मी, ये वाला क्वेश्चन आपके है कमेंट बॉक्स में, इसका सॉल्यूशन बताइए। ओके, ये बीच में इसलिए छोड़ देता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करें। इफ़ यू कॉल मी आई शैल अटेंड द पार्टी। यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में आऊँगा। अनलेस यू कॉल मी आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। बात देखिए एक ही रहने वाली है अर्थ में। तो इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। हमने देखा कि यहाँ हमने देखा कि ये सेंटेंस तो ऑलरेडी अफर्मेटिव, तो रहने दिया, अफर्मेटिव तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जब यहाँ नहीं आ चुका है, यहाँ नहीं आ चुका और इस वाले सेंटेंस में नहीं है, तो इस वाले सेंटेंस को नहीं दे रहे, तो आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। बाकी रूल में हम देखें तो रूल हमारा कहता है कि इफ वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो दूसरे सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बना देना है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो आपके अर्थ निकाल के भी करेंगे तो भी आपसे क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों अभी हमने देखा इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, हम देखने वाले अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग। तो रूल कहता है अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग कर देते हैं। अनलेस वाले सेंटेंस को जो कहते हुए लिख देते हैं, कॉमा लगाते हैं। दूसरे सेंटेंस में नॉट हो तो हटा देंगे, ना हो तो लगा देंगे, ये रहता है। देख लेते हैं, ये थोड़ा सिंपल रहता है। ओके, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग कर दिया। फिर अनलेस वाले सेंटेंस को जो कहते हुए लिखना, रूल यही कहता है अनलेस वाला जो सेंटेंस है जो कहते हुए लिख दिया। यू कॉल मी इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया। बाकी जो सेंटेंस बता जो कहते हुए लिख दिया, कॉमा का प्रयोग कर दिया। दूसरा सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस अगर नॉट है तो हटा देना है और नहीं है तो लगा देना है। आई विल नॉट अटेंड द पार्टी तो आई विल अटेंड द पार्टी। अर्थ निकालते बनते हैं तो सिंपल आप कर लेंगे, जैसे अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। और इफ़ यू कॉल मी आई विल अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। इस प्रकार से अनलेस आप अगर जैसे आपको थोड़ा जैसे आपने बनाया रूल की सेल्फ से बनाया और आपको लग रहा है कि यार ऐसा नहीं, गलत ना हो, थोड़ा अर्थ निकाल के आप देखिएगा, उसका अर्थ परफेक्ट आ रहा तो आप समझ जाएंगे। ओके, अनलेस फादर सेंड मी यू मनी यू वुड अर्न मनी। तो आपको अनलेस के स्थान पर इफ लगाना, इफ कर दिया। फादर सेंड यू मनी, तो पूरे सेंटेंस को जो कहते हुए लिख देंगे, यही कहता है हमारा अनलेस वाला सेंटेंस जो कहते हुए लिख देना है, कॉमा लगाना है। दूसरे सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो लगा देना है, तो नॉट नहीं है तो लगा दिया है, यू वुड नॉट अर्न मनी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो बाकी आपको यह इसको भी आपको देखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बता दिए ये सब जो मैंने प्रयोग देखे। ओके, अभी जो सब मैंने आपको बताया, जैसे सो दैट का प्रयोग, सो दैट के स्थान पर टी डबल का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, इफ अनलेस का प्रयोग, इतने जो टॉपिक हमने कभी कहा कंप्लीट कर लिए। ये सब एक ही साथ इनको एक कहा जाता है सम इंपॉर्टेंट यूजेस वाले ग्रामर में, सम इंपॉर्टेंट यूजेस वाले टॉपिक के अंतर्गत ये सब टॉपिक आते हैं और हमने कंप्लीट कर लिए। हम देख लेते हैं रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाते हैं। बाकी मैं समझा चुका हूँ पहले भी, मुझे आशा कि आपने वीडियो देख ली होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज आपकी बात करें तो पूरा टॉपिक क्लॉज वाला टॉपिक है आपके क्लास 12th में। ओके, लेकिन हाई चांस जो अक्सर पूछा जाता है वो आपका रिलेटिव क्लॉज की, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। मतलब पूरा क्लॉज तो आपका सीखना संभव नहीं इतने कम समय में, लेकिन जो हाई चांस रहते हैं उसको तो हम बढ़ ही सकते हैं और रिलेटिव क्लॉज। ओके, और उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। पहले एक बार रूल्स बता देता हूँ। जिस वस्तु की बात की जाए उसको रखना है, जिसकी बात की जाए वो रखिएगा। व्यक्ति हो चाहे वस्तु, उसको हमें रखते हैं। हु और विच का प्रयोग करते हैं। और हु का प्रयोग कहाँ करना है, विच का प्रयोग कहाँ करना है। तो व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए विच का प्रयोग करेंगे। जिस सेंटेंस में काम हुआ हो उसको उस सेंटेंस को रखते हैं, परंतु कोई भी शब्द दोबारा नहीं आना चाहिए, उपयोग दोबारा ना आए। और दूसरे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं, मतलब इनको देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। एक्सरसाइज करते हैं। द बॉय कम्स एवरी डे ही इज़ माई कजिन। द बॉय कम्स एवरी डे ही इज़ माई कजिन। यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इस दो टाइप से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। कंबाइन द सेंटेंस विथ यूज हु। ओके, हु का प्रयोग करके इन दो सेंटेंस को कंबाइन करिए। या क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि रिलेटिव क्लॉज बनाइए। देख लेते हैं। रूल कहता है कि जिस की बात की जाए उसको रखते हैं। द बॉय कम्स एवरी डे ही इज़ माई कजिन। किसकी बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। लड़का जो प्रत्येक दिन आता है वह मेरा क्या कज़न है। तो लड़की की बात हो रही तो उसको हमने रख दिया, द बॉय लिख दिया। फिर हु और विच का प्रयोग करना है। और व्यक्ति है, ओके, लिविंग थिंग्स है तो हमें क्या हु का प्रयोग करना है, तो हु का प्रयोग कर दिया। फिर जिस सेंटेंस में कोई काम हुआ हो उसको रखते हैं, लेकिन कोई भी शब्द दोबारा रिपीट ना हो। किस सेंटेंस में काम हो, क्रिया हो है,
जैसे तो इस सेंटेंस में क्रिया हो रही, द बॉय कम्स एवरीडे, कम्स यानी आना, आना एक क्रिया है, ओके। तो इस वाले सेंटेंस को हमें रखना है, द बॉय कम्स एवरीडे, ये वाला सेंटेंस रखेंगे। लेकिन कोई भी शब्द रिपीट ना हो, यानी द बॉय पहले आ चुका है इसलिए द बॉय नहीं लिखेंगे, कम्स एवरीडे वाला सीधे लिख देंगे, कम्स एवरीडे। द बॉय क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी शब्द। फिर दूसरे सेंटेंस को हमें लिखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लेकर दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज माई कजिन, तो इज माई कजिन से हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस को लिखना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही बॉट अ बैग, द बैग वाज ब्लैक। तो जिसकी बात की जाती है उसको रखते हैं, ही बॉट अ बैग, द बैग वाज ब्लैक। किसी बात हो रही है, बैग की बात हो रही है, तो द बैग को लिख दिया। हुआ बिच का प्रयोग करना है, अब बैग क्या एक वस्तु है, तो वस्तु में हमें बिच का प्रयोग करना है। फिर जिस सेंटेंस में क्रिया आ रही, वर्ब आ रहा, उस सेंटेंस को रखना है। तो देखिए, ही बॉट अ, बॉट यानी होता है खरीदना, खरीदना एक क्या है, क्रिया है, ओके। तो ये हमारे ये इस वाले सेंटेंस को हमें रखना है। तो द बॉट अ बैग, ये हम लिखेंगे, ही बॉट अ बैग ये हम लिख देंगे, ही बॉट अ बैग लिखेंगे। तो ही बॉट हमने बैग लिख दिया, ओके। अब देखिए ही बॉट लिखा लेकिन बैग हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि वो बैग शब्द पहले आ चुका है इसलिए हटा दिया। फिर दूसरा सेंटेंस हमें लिख देना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लिखना है, तो वाज ब्लैक हम लिख देंगे, ओके। और वैसे भी द ब्लैक पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, मतलब पूरा हमें बनाते जाना सेंटेंस जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी शब्द रिपीट ना हो, उस बात को आपको ध्यान रखना है, ओके। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो द बॉय जिसकी बात हो रही है उसको रखेंगे, तो लड़के की बात हो रही है तो द बॉय आ जाएगा। फिर द बॉय एक व्यक्ति है तो हु का प्रयोग हो जाएगा। फिर जिसमें क्रिया हो रही है, जैसे इसमें क्रिया हो रही है, बीरिंग अ रेड शर्ट, बीरिंग पहनना, पहनने जहाँ क्रिया है, जिस सेंटेंस में वर्ब आए वो आपको रखना है, इसमें वर्ब आ रहा है सेंटेंस में, ओके। तो ये सेंटेंस का रख देंगे, लेकिन द बॉय नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका है, इज बीरिंग अ रेड शर्ट सीधे सेट करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस जो बच रहा है उसको रख देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लिखना है, तो इज वेरी इंटेलिजेंट। तो द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज वेरी इंटेलिजेंट, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और भी आपको प्रैक्टिस करते जाएं तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा रिलेटिव क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर बताइए कि रिलेटिव क्लॉज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस, ओके। टेंस हम देख लेते हैं, बेसिक टेंस समझेंगे। अब टेंस वाला ऐसा टॉपिक है कि अगर इस टॉपिक को जैसे मैं अपने भाषा में समझाऊँ, ओके, और हमें एक टॉपिक को अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल से समझे टेंस में, तो आपको कम से कम क्या है दो हफ्ते लगातार वीडियो में मुझे डालनी पड़ेगी, तब ये हम टॉपिक मतलब जो मेरे पास कंटेंट है उसके हिसाब से आपका कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। टेंस में आपको अगर याद रखना, तो इतना अगर टेबल है आपको याद है तो समझ लीजिए जो पूरा टेंस है वो आपकी क्या है, मुट्ठी में है, आपकी मुट्ठी में है पूरा टेंस, अगर इतना आपसे बन जाता है। तो टेंस पूरा रहता क्या है, टेंस में हमें क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमें क्या हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए, और किस में आईएनजी लगता है, किस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। बस इतना ही आपका टेंस में मेन टॉपिक रहता है। ये याद है तो टेंस आपसे बन जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं आपसे पूछ जाऊँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में क्या लगता है, तो वर्ब प्लस वर्ब और वर्ब प्लस ऐसे ये से लगता है। नेगेटिव में पूछे जाए तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट पूछा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव, मतलब अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव में डिड लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल विल होती है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एजएमआर होती है। तो कॉन्टिन्यूअस में जितने भी उसमें आईएनजी लगता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, और इसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है शैल बी विल बी। इसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की हैड हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है आपकी शैल है विल है। और परफेक्ट जब आता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इनका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट की जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और यहाँ आपको क्या है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, और उसके साथ यहाँ समय का इसमें उपयोग रहता है, जिसमें भी आपका समझ में आया तो समय रहता है। जैसे सिंस फॉर का प्रयोग होता है, वो समझ जाइए वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस रहता है, ओके। तो यहाँ सिंस फॉर भी रहता है। तो इतना आपको मतलब ये बेसिक बात है, ये अगर आपको तैयार है तो आप जो सिंपल जो सेंटेंस आते हैं वो आप कर लेंगे। तो इतना आपने समझ लिया है। अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, ओके। प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा पेपर में किस प्रकार से आता है। मैंने कुछ यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं, एग्जाम में आपके आएगा डू अ डायरेक्टेड में, ओके। आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, इसका नेगेटिव बना, इसी प्रकार से लिखा गया नेगेटिव, आपको चेंज इनटू नेगेटिव, इस प्रकार से लिखा चेंज इनटू नेगेटिव। तो हमारा इसमें कुछ तो लगा नहीं है, ओके। सिंपल वाला है, तो यानी अफर्मेटिव वाला सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना तो पहले सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस है। तो हमने देखा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ओके, सिंपल है। कोई भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो समझ जाइए वो किसी को ज़्यादा कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिखे
तो वो तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या पास्ट इंडेफिनिट का होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा तो पास्ट इंडेफिनिट का, कुछ नहीं लगा सिंपल है आपका, तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ ज़्यादा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म तो है नहीं, वॉच सिंपल वाला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, ये समझ गए। निगेटिव बनाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसके सोचिए, डू और डज होती है, तो डू और डज लग के आपको बनेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, आई हो जाएगा। अब हमें क्या है, जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, तो अब डू या डज लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है डू। ओके, अब निगेटिव है तो नॉट लगेगा, फिर लिखना पड़ता है वर्ब हमें, तो वर्ब हमारा वॉच ही रहेगा, और फिर हो जाएगा टीवी, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई वॉच टीवी का निगेटिव बनेगा आई डू नॉट वॉच टीवी। और समझते हैं, ये नेक्स्ट वाला है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ही डिड इट। ही डिड इट इसका निगेटिव बनाना है। ओके, तो पहले समझिए किस कहाँ का ये सेंटेंस है, ही डिड इट। ये जो डिड है ये कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब समझ में आता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में क्या है, वर्ब है। ये क्या, डू डिड डन, डू डिड डन ये क्या है, डू का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। जब सेकंड फॉर्म लगता है तो वो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ओके, यानी हम समझिए पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। निगेटिव बनाना है तो बना लेते हैं, ही लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो निगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो डिड आ जाएगा। अब ये डिड का यूज नहीं हुआ, ये तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, ये तो मेन वर्ब। ओके, फिर नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो डिड का जो फर्स्ट फॉर्म है डू डिड डन, डू हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म, डू इट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ही डिड नॉट डू इट। नहीं समझिएगा, सी वॉज टेकिंग टी, निगेटिव बनाना है, तो उसमें हमने देखा आईएनजी लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है, आईएनजी लगा तो कॉन्टिन्यूअस वाला, वाज लगा हुआ है, तो ये किसका होगा, वाज किसी होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट की होती है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाला हमारा सेंटेंस, ये किसका सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। निगेटिव बनाना, निगेटिव में क्या आपको नॉट लगाना पड़ता है, नॉट कहाँ लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा आप ये सिंपल लेने वाला है ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, निगेटिव यानी नॉट लगा दो, तो नॉट कहाँ लगाता है, लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद। बस इसमें आपको नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। और यहाँ भी हमें निगेटिव बनाना तो नॉट ही हमें लगाना था हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पहचान नहीं थी, दिख नहीं रही थी, यहाँ दिख नहीं रही थी, वो आपको क्या है इनका एनालिसिस करके पहचाननी पड़ती। और ये आपके बहुत सारे विद्यार्थी कर लेते हैं, इसमें तो बहुत सारे विद्यार्थी डिफिकल्ट रहता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को थोड़ा ये है औरों की अपेक्षा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती थी आसानी से नहीं दिखती है। ही वॉट अ कार, इसका इंटरोगेटिव बनाना है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो हम समझ गए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ही और पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बॉट है तो बॉट का फर्स्ट फॉर्म आएगा वाई है, क्योंकि डिड लगता है तो फर्स्ट फॉर्म आता है आकार। लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव, ये निगेटिव नहीं इंटरोगेटिव है, तो फिर आपका क्या है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आगे आगी, तो ये अब नहीं बनेगा इसका। एक समय इंटरोगेटिव बनाना, तो इसका ध्यान रखिए क्या बनाना है, जैसे मैंने यहाँ मुझे लगा कि निगेटिव बनाना, तो उसी हिसाब से बनाने लगा। इसे बनाना है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब पहचानिए। पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड हो जाएगी। ओके, तो डिड आएगा पहले, फिर हमारे आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही हमारा, फिर हमारा अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ चुकी है, तो बचा हमारा वर्ब, तो वर्ब आएगा हमारा वाई। ओके, जब डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो बॉट का फर्स्ट फॉर्म वाई हो जाएगा, आकार हो जाएगा। और इंटरोगेटिव बनाना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी आपके नंबर कट सकते हैं। ओके, वी आर वॉचिंग मूवी, इसमें भी इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे पहुंच जाती है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, आर हो जाएगा, आर वी वॉचिंग मूवी, और फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आर वी वॉचिंग मूवी। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप समझ गए कि ये सिंपल इसी बार से आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, इसके बार से सिंपल आते हैं, लेकिन तभी आपसे बनेंगे जब आपको ये बेसिक आपको तैयार हो, यानी आपसे पता हो कि किन किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और तभी आप यहाँ कर पाएंगे। तो हमने क्या है, मैंने आपको क्या है शॉर्ट में टेंस सिखा दिए जो आपके सिंपल आते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। ओके, वॉइस वाला भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और नरेशन भी आपका 1 नंबर का आता है। ओके, तो वॉइस वाला मैं भी इसे भी आपको थोड़ा टिक के साथ समझा देता हूँ, शॉर्ट में हम क्या है सबका एक तय बात बताते जा रहा हूँ। वॉइस देख लेते हैं, तो जो कि हमारे डू डायरेक्टर में ये भी आता है। देखिए वॉइस, अब जब वॉइस हो गया, नरेशन होगा, इसके लिए आपसे टेंस एकदम अच्छे से बनने चाहिए, तभी आप वॉइस और नरेशन जैसे टॉपिक कर पाएंगे। तो हम वॉइस की बात करते हैं, तो ये वो टेंस चार्ट है जो भी मैंने आपको दिखाई थी, वही वाली टेंस चार्ट है, लेकिन इसमें कुछ हाईलाइट किया हुआ है, वो उसको आपको ध्यान रखना है, इसमें ही राज छुपा हुआ है। 2-3 मतलब मेन पॉइंट रहते हैं। ओके, जैसे कोई भी हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उसके मेन पिलर होते हैं, बस उसी पार से इसके अगर पिलर आपको पता है तो फिर आप अपने हिसाब से रूम क्या डिवाइड कर सकते हैं, सेम इसी पार से।
तो ये हमारी पूरी टेंस चार्ट है, ओके, जो भी मैंने आपको समझाई थी। अब यहाँ आपको ये तीर लगी, ये क्या मतलब है, देखिए क्या मतलब है। वाइज चेंज क्या होता है, ये तीर बताते हैं कि कहाँ जाएगा हमारा टेंस। यदि कोई, देखिए एक्टिव से मैं पैसिव वाइज बनाना, एक्टिव से मैं क्या पैसिव वाइज बनाने के लिए आता है। तो अगर हमारे एक्टिव वाइज में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो उसका जो पैसिव वाइज बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एरो का मतलब है अगर ये एक्टिव वाइज है तो इसका पैसिव वाइज यहाँ बनेगा इस प्रकार से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हमारे पास एक्टिव वाइज है तो पैसिव वाइज बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका पैसिव वाइज बनेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा, ओके। स्टार का क्या मतलब हुआ, स्टार का मतलब है उसी का उसी में। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और उसका हमें पैसिव वाइज बनाना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर कोई एक्टिव वाइज है तो पैसिव वाइज भी उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। स्टार का मतलब इसका उसी का उसी में बनता है। कट्टस का मतलब है कि इनका कहीं बनता ही नहीं, इनका तो बनता ही नहीं है ना, ये एग्जाम में आते हैं तो इनको इसलिए इनको कट्टस कर, इनका मतलब पैसिव वाइज बनता ही नहीं है। फिर इसी बार से आगे देखें तो प्रेजेंट को परफेक्ट वाला अगर कोई एक्टिव वाइज है तो उसका पैसिव वाइज जो बनेगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट का जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और फ्यूचर परफेक्ट वाला अगर कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव वाइज बनेगा आपका बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। और नीचे वाले को बनता ही नहीं है। तो इतना आपका क्या है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको माइंड में रखना है कि वॉइस में ऐसे परिवर्तन होते हैं, मतलब अगर आई का मी में होता है कि आगे पीछे जाते हैं, इसमें क्या आई कहीं पीछे चला जाएगा, मी पीछे आगे आ जाएगा। तो आगे पीछे जाते हैं तो वो बदल के जाते हैं, डायरेक्ट नहीं। जैसे आई अगर पीछे जा रहा है तो आई का आई नहीं रहेगा, मी बदल जाएगा। मी अगर आगे आ रहा तो आई बन जाता है। हिम पीछे जा रहा है, ओके, हिम आगे आ रहा तो ही बन जाएगा, ही पीछे जा रहा तो हिम बन जाएगा, इस प्रकार से। तो आपको ये क्लियर होना है, आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, विकास होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है और इट का इट होता है, ओके। इसके बाद फिर हमारा जो ट्रिक है, मूल मंत्र है, उसे आपको याद रखना है। एक तीन चीज मतलब आपको समझने को चार्ट मैंने समझा दी है, दूसरा ये है जो आपको क्लियर ही होगा। फिर नेक्स्ट आपको ये समझ के रखना है तो आपसे क्या है वॉइस बनने लगेंगे। जो बेसिक वॉइस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपसे बनने ही लगेंगे। तो वॉइस पर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक आपके अभी 12th में 10th और 11th 12th के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसी में आपके ये बेसिक वाले ही आते हैं। मूल मंत्र जैसे मैंने अपनी ट्रिक को क्या बोला है, मूल मंत्र बोला है। एक हम दो यहाँ बनाए हैं, एक सेंटेंस होता है बिना ING वाला, एक सेंटेंस होता है ING वाला। अगर बिना ING वाला सेंटेंस है तो पीछे का आगे होता है, नीचे की सहायक क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वाई लगेगा आगे पीछे। ING वाला सेंटेंस है तो पीछे का आगे दी गई सहायक क्रिया में से एक बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई आगे का पीछे, ये रहता है। अभी नहीं आया होगा समझ में, अब हम समझते हैं। तो ये मैंने बेसिक बातें बता दी हैं, ओके, जो जब मैं आपको समझाऊंगा तो उन्हीं के माध्यम से समझाऊंगा। अब हम यहाँ क्या है प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों आप क्या है, वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, पूरा रिसर्च करके मैं आपको ला रहा हूँ, लगातार हम क्या तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा ग्रामर का ये टॉपिक इस वीडियो में आपकी जितनी टॉपिक है सब कवर कर दूंगा। फिर हम क्या एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उसकर मैंने पूरी तैयारी भी कर ली है। ये कि फिल इन द ब्लैंक्स की एक वीडियो आएगी जिसमें हम क्या है प्रीवियस ईयर पे में आए हुए कवर करेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा भी मैं आपको क्या है वहाँ कवर कराऊंगा। डू इट डायरेक्ट का भी तैयार हो चुका है मटेरियल, तो उसको भी हम देखेंगे, ओके। और फिर इसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस अभी मैं डायरेक्ट तक भी करा देता तो आपको यही कहते मजा नहीं आ रहा है। ओके। और ना ही आपको बिल्कुल समझ में आता, क्योंकि आपने आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप क्या है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पढ़ लेंगे फिर प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मजा आएगा, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, डू इट डायरेक्ट, तो आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग रह जाएगा, तो वो भी आपको आगे बता दूंगा, ओके। बाकी क्वेश्चन आंसर और पोस्टर नोटिस एडवर्टाइजमेंट आपको कंप्लीट करा दी है। तो वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलिए हम समझ लेते हैं, वॉइस की मैंने बेसिक बातें आपको बता दी है, ओके। अब हम की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 लिए हैं एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करने के लिए, और आप किसी बार से सेंटेंस लिखकर आएगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा, ओके। कि आई राइट अ पोयम, आई राइट अ पोयम लिखा रहेगा आपका चेंज वॉइस, यही लिखा रहेगा आपके डू इट डायरेक्ट में, इसका वॉइस चेंज करो, ओके। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें ING वाला सेंटेंस कि बिना ING वाला। देखा इसमें ING नहीं लिखा हुआ, यानी ये बिना ING वाला सेंटेंस है, तो इसमें ये वाला नियम लागू होगा। तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। क्या है, कह रहा है पीछे का आगे, पीछे का आगे यानी पीछे जो चीज लिखा हुआ है, आप पोयम लिखा हुआ है पीछे तो वो आ जाएगा आगे, तो पीछे का आगे हो गया हमारा, तो आप पोयम हो गया। फिर नीचे की सहायक क्रिया, नीचे की सहायक क्रिया यानी जिस सेंटेंस का है उसके नीचे कौन सा सेंटेंस आता है, जो सेंटेंस आता है उसकी आपको क्या है हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखनी है। आई राइट अ पोयम, आई राइट अ पोयम है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे मैं आपको बताऊं तो आपका क्या रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वही चीज़ हम आपको रूल में मेंशन किया गया है, इसका जो आपका सेंटेंस रहता है वो नीचे वाले में जाता है, इसलिए लिखा हुआ है कि नीचे की सहायक क्रिया, नीचे की सहायक क्रिया जिस सेंटेंस का उसके नीचे वाला जो है सेक्शन उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी है, लिखनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, ओके।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। ओके, इज एम आर। आप पोयम है, एक ही पोयम की बात हो रही तो एक पोयम की बात इज हो जाएगा। ओके, एम का प्रयोग क्या होता है? आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं, इस प्रकार से ये हमारा हो जाए। फिर हमें पॉइंट कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। ओके, रिटर्न। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वाई का लगाओ, तो वाई लगा दिया हमने। फिर कहा जा रहा है आगे का पीछे, आगे जो कुछ उसको पीछे भेजो। आई है तो आई आगे पीछे जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ आपको बता चुका हूँ कि जो ये बदलना है, ओके, आगे पीछे जाते समय ये बदल जाए। आई क्या बदल जाता है? मी में बदल जाता है। ओके, तो मी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आई राइट अ पोयम, इसका पैसिव वाइज बनेगा आपका अ पोयम इज रिटन बाय मी, इस प्रकार से। सी कॉस मी, सी कॉस मी, चलिए इसका बनाते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या है? बिना एनजी वाला है। बिना एनजी वाला मतलब यही रूल अप्लाई होगा। तो पीछे का आगे, पीछे मी जब आगे आएगा तो आई बन जाएगा। ओके, आई का मी होता है, मी का आई होता है, ही का हिम होता है, हिम का ही होता है, सी का हर होता है, हर का सी होता है, विकास होता है, अस का वी होता है, इस प्रकार से। तो ये पीछे का आगे हो गया। फिर नीचे की सहायक क्रिया, नीचे यानी ये किसके सी कॉल्स मी, ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बनता है वो पास्ट आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका? इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगी, आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम लगता है। फिर हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर बाय लगा देना है। इसके बाद आपका आगे का पीछे, तो सी का पीछे जाता तो हर बन जाएगा, इस पर ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा। आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में देखा आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये वाला अप्लाई होगा हमारा रूल। ओके, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है, बीइंग लगता है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसी की सहायक क्रिया लगती है, इसमें नीचे की सहायक नहीं लगती है, उसी सेंटेंस की सहायक क्रिया लगती है और बीइंग लगता है, बाकी लगभग वही रहता है। ओके, तो इसमें भी क्या है? पीछे का आगे, यानी आ सॉन्ग है पीछे तो आगे आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपको लगना है उसी की हेल्पिंग, उसी की सहायक क्रिया लगानी है, उसी से सेंटेंस की सहायक क्रिया, यानी क्या है? ये किस सेंटेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपको साइड क्रिया लगानी है, यानी इज एम आर में से यूज करना है। तो आ सॉन्ग के साथ लगेगा इज। फिर हमें लगाना पड़ता है बीइंग, तो बीइंग लगा दिया हमने। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग का, सिंगिंग है आपको, सिंग है, यानी सिंग का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग का फॉर्म हो जाएगा संग, हो जाएगा संग। ओके, फिर आपको लगाना है वाई, यही है वाई लगा दो। फिर आगे का पीछे बी है तो बी का हो जाएगा अस, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय अस, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो आई हो आप समझ गए। तो ये मैंने आपको बताया है, इसी बार से और भी आप सेंटेंस लेकर आप क्या प्रैक्टिस करिएगा। अब आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी आप सेंटेंस आपको मिले तो जो मैंने आपको ये सिस्टम आपको समझाया, रूल समझाया है, ओके, उनको हिसाब का इनका यूज करिएगा, तो फिर आपसे क्या जरूर आपसे बन जाएगा। तो आपको ये वॉइस समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट से आपको जरूर बताइएगा। तो ये बेसिक हमारे वॉइस होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं नरेशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन वाला भी टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहता है। ओके, तो मैं भी सही बता देता हूँ, बेसिक मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ओके, और प्रैक्टिस में के लिए जब मैं आपको बताऊँगा 3-4 सेंटेंस में ही प्रैक्टिस करा पाऊंगा। ओके, क्योंकि हमें सब टॉपिक कवर करना है, इसलिए 3-4 सेंटेंस लेकर मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। बाकी प्रैक्टिस का काम आपके ऊपर रहने वाला है। बाकी अलग से नेक्स्ट वीडियो आएगी, डू इट डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स की, उसमें हम क्या है और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नरेशन वाला टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ तो बहुत सारी बेसिक बातें दी है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ओके, तो इन सब से तो आपको भी ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, मतलब डिटेल से कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या है, वो डिटेल से नहीं पढ़ना है। हम जानते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाना है, ये हमें समझना है जरूरी। तो इसके लिए क्या क्या बातें आपको याद रहनी चाहिए, तो इसे समझ लीजिए, जो बिल्कुल मेन बातें हैं। पहले आपको सन याद रखना पड़ेगा, सन यानी यहाँ पुत्र। ओके, वो वाला सन आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, ये ट्रिक मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसा है? एस का मतलब है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एन को मतलब है नो चेंज। ओके, और वन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हो, फर्स्ट का यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड का यानी सेकंड पर्सन, थर्ड का यानी थर्ड पर्सन। इसका मतलब होगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। ओके, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और जो आपका जो थर्ड पर्सन होगा उसमें नो चेंज रहता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज रहता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और जो थर्ड पर्सन हो उसमें नो चेंज होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या कहलाते हैं, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन वो भी नहीं पता, तो इसे देख लीजिए। आई और बी क्या है आपके फर्स्ट पर्सन, और यू क्या है सेकंड पर्सन।
और दे ही सी इट नेम क्या कहलाती है, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। क्लियर हो गया, ये इतना बात आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको, जो टेंस चार्ट होती है, टेंस चार्ट आपको याद रखना। तो टेंस चार्ट में आपको कहाँ से कौन चेंज होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जो वॉइस होता है, वॉइस में क्या सब नीचे चेंज हो रहा था, ये इसका चेंज होगा, ये इसका चेंज हो रहा था, यहाँ चेंज हो रहा था, कंटिन्यूअस वाला अपने में अपने चेंज हो रहा था। ओके, एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये वॉइस की कहानी थी। नरेशन में क्या होता है कि बगल में चेंज होता है, वॉइस नीचे वाले से अपने चेंज हो रहा था। अफर्मेटिव अगर पैसिव बना, आपका एक्टिव का पैसिव बनाना तो नीचे चेंज करना पड़ता था। लेकिन नरेशन में क्या है, बगल वाले से चेंज होता है। ओके, अगर आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना तो बगल वाले में जाएगा। ओके, इस प्रकार से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ये एरो का मतलब यहाँ ये वाला सेंटेंस मिलागा तो इसमें बनेगा। डायरेक्ट यहाँ है तो डायरेक्ट इसमें बनेगा, डायरेक्ट इसमें तो डायरेक्ट इसमें बनेगा। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतना हो गया इसका, इसमें ये चेंज होगा। ओके, फिर इसके साथ ही अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो वो जाएगा आपके इसमें, पहले से सीधे चक्के जाएगा तीसरे में। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट का जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें चेंज होता है, तो ये आपको याद होगा कौन किस में चेंज होता है। तो बस इतना बस आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना बस आप याद कर लीजिए, ये इसको याद कर लीजिए और ये सिस्टम समझ लीजिए किसका किस में चेंज होता है। तो आपका नरेशन वाला भी टॉपिक मतलब जो बेसिक होता है, ओके, मतलब पूरे कंप्लीट तरीके से नहीं सीख लेंगे, लेकिन बेसिक होता है जो आपके एग्जाम में आता है वो आपसे बनने लगेगा। और इतना अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपसे क्या है, नरेशन भी जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपसे बन जाएगा। और एक बात और आपको रखना है, सेट टू को टोल्ड में लिखते हैं। ओके, जब नरेशन चेंज करते हैं तो सेट टू आपको लिखा रहेगा, उसको टोल्ड में लिखते हैं। सेट का सेट ही रहेगा, सेट लिख कर आया तो सेट का सेट ही रहेगा, लेकिन सेट टू लिखा हुआ तो टोल्ड में हमें बदलना है, और ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब हम कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, उनसे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ कि ही सेड टू मी माई फादर हैज़ वॉट अ कार, माई फादर हैज़ वॉट अ कार। तो इसमें आपको क्या है, नरेशन चेंज करना है। क्वेश्चन यही लिखा गया, चेंज इनटू नरेशन। ओके, चेंज इनटू आपका रहेगा डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो देख लेते हैं क्या करना है आपको। ही है तो ही का ही लिख देना है, सेट टू को टोल्ड में बदलना है। सेट टू को कैसे बदलना है, टोल्ड में बदलना है, तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेट बस है तो सेट का सेट ही रहेगा, लेकिन सेट टू है तो टोल्ड में लिख दिया, तो सेट टू को आपको क्या बदलना है, टोल्ड में बदल देना है। तो सेट टू का हो जाएगा आपका टोल्ड, सेट टू के स्थान पर आपने क्या लिख दिया है, सेट के स्थान पर लिख दिया टोल्ड। फिर मी का मी आपने लिख दिया है, फिर दैट लगाना, क्योंकि जब ये आपका स्टार्ट होता है, पूरा मेन वाला कोष्टक वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है तो अब दैट लगाना है आपको। मतलब ये बेसिक बातें हैं कि सेट टू को टोल्ड में बदलता है, जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं दैट लगाना है। अब यहाँ से आपका जो बदलने वाला काम स्टार्ट होता है वो आपका समझ में आएगा। ओके, माई फादर, ओके, ये माई लिखा हुआ है, अब हमें माई लिखना है तो यहाँ आपका माई की जगह क्या आएगा, माई यहाँ बदलेगा। माई को पहले समझिए, माई का मतलब होता है आई। माई किसका मतलब, माई किससे बना, आई से बना है। ओके, आई माई होता है, तो यहाँ माई मतलब आई, और आई होता है हमारा, आई यानी क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। आई क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ अब सब इसमें सब्जेक्ट, इस वाले में देखना आपको, इस वाले में देखना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट है मी। तो जो ये माई होगा वो ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, माई होगा ही के अनुसार चेंज होगा। अब ओके, यहाँ माई है तो ही का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हिज आएगा। अब यहाँ आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा लेकिन उसी के फॉर्म में आएगा, फॉर्म यही आएगा। या आई होता तो ही आ जाता। ओके, जैसे उसी कैटेगरी के यहाँ एक ही रहने वाले हैं, जैसे माई और हिज की एक कैटेगरी है, माई हिज हर एक ही कैटेगरी के हैं, ही सी और ये हमारे एक ही कैटेगरी के रहने वाले हैं। यू, ओके, ही सी यू का है तो ये बिल्कुल एक ही कैटेगरी के रहने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद माई हो गया और आपका हर हो गया, हिज हो गया, तो एक कैटेगरी के रहते हैं। ओके, तो ये अब माई है तो ही के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि इसका अपनी कैटेगरी चाहिए। इसका कैटेगरी क्या है, ही का होता है हिज, तो हिज आएगा। ओके, फिर फादर लिख देंगे। अब यहाँ सेंटेंस में देखिएगा, हैज़ लिखा है, हैज़ वॉट अ कार, माई फादर हैज़ अ वॉट का कार, हैज़ लगा है, किस सेंटेंस का है, तो हैज़ लगता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या हैड इसकी लगाना। ओके, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है तो हैड लग देंगे। और फिर इसके बाद क्या है, फिर पूरा सेंटेंस आपको जो कहते लिखना है वॉट, क्योंकि क्या है हैड जो पास्ट परफेक्ट में भी क्या है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आकार। ये आपका हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। ओके, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा समझ लीजिए। बाकी आपको एग्जाम में डू और डायरेक्ट में बात करें तो आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं, 7 में से कोई भी आपको क्या है 5 करने पड़ते हैं, तो नरेशन आप छोड़ दीजिएगा। ओके, समझ में आ रहा तो क्या है सब पूरा पहले से भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अभी आप मेरे साथ समझ रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो बेसिक वाले आपसे नरेशन बनने लगेंगे। नहीं हो रहा तो बहुत सारे इसलिए विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, प्रयास करिए लेकिन समझने का। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ही सेड टू मदर योर फादर वेंट टू माई होम, योर फादर वेंट टू माई होम, इस प्रकार से है। ओके, तो देख ले ही का ही लिख दिया हमने, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, फिर मदर आ जाएगा। यहाँ कुछ चेंज नहीं करते, पहले वाले कुछ नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब नए कॉमा वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ आपको दैट लगा देना है, फिर स्टार्ट करना है। अब योर फादर वेंट टू माई होम, ओके, पहले योर को बदलिए। ओके, योर को आपको बदलना है, तो योर यानी यू, योर किससे बना है, यू से बना है। यू का होता है हमारा सेकंड पर्सन, यू क्या होता है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, और इस सारे सेंटेंस से देखना पड़ता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें ही है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है मदर, तो मदर के अनुसार योर होगा वो मदर के अनुसार चेंज होगा। ओके, तो यहाँ मदर क्या आएगा, मदर में प्रोनाउन में देखिए तो मदर क्या है, सी में जाएगा। ओके, सी जाएगा, लेकिन सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सी की यहाँ योर अपनी कैटेगरी के चाहिए, तो सी की कैटेगरी में सी ही में लिखना है, लेकिन उसकी कैटेगरी में तो हर आएगा उसका, हर। ओके, तो हो जाएगा आपका यहाँ हर, तो हो जाएगा हर, फिर फादर का फादर हो जाएगा आपका। अब देखिए सेंटेंस भी बदलना पड़ता है हमें, ये तो चेंज करना ही पड़ता है हमें, साथ ही ये सब चेंज करना ही है, साथ ही सेंटेंस बदलना है। योर फादर वेंट टू माई होम, वेंट लगा हुआ है यानी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ओके, सेकंड फॉर्म यानी ये आपका किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट वाला जो सेंटेंस होता है वो एरो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हेड लगकर बनेगा आपका। ओके, तो हेड लगा देना है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि पास्ट सेंटेंस को पूरा पास्ट ही परफेक्ट आपको बनाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन आएगा, गो वेंट गॉन, क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म लगेगा, टू लग देंगे। फिर माई आया, माई। ओके, तो माई क्या है, माई किससे बना है, आई से, और आई किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन हमारा ही, तो ही यहाँ आएगा, लेकिन ही का उसी कैटेगरी में आएगा, तो ही का जो कैटेगरी होती है हिज होती है। ओके, उसी कैटेगरी का मतलब है कि ये ही सी एक ही कैटेगरी में समझा चुका हूँ, ही सी है आपकी एक ही कैटेगरी के, माई हिज हर एक ही कैटेगरी के हैं, तो ही तो आना है, लेकिन अब माई को हटाकर ला रहे हैं, तो माई कहेगा भाई हटा तो रहे हो लेकिन मेरी कैटेगरी का यहाँ बंदा भेजो, तो यहाँ भेजेंगे हिज। ओके, फिर आ जाएगा होम। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ सेंटेंस भी दो काम एक साथ करने पड़ते हैं, इसे नरेशन डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, दो काम एक साथ करने पड़ते हैं। पहले आपको यहाँ सेंटेंस तो बदलना है, सेंटेंस तो बदलना ही है, उसके साथ ही जो योर आता है, माई आता है, अवर आता है, इन सबको भी चेंज आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, दे सेड टू पीपल योर पेरेंट्स कॉल्ड अस, इसे बदल लेते हैं, दे का दे आ जाएगा आपका, सेड टू को टोल में बदल दिया। ओके, पीपल का पीपल आ जाएगा, और फिर दैट लगा देंगे। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा, योर पेरेंट्स कॉल्ड अस, योर पेरेंट्स कॉल्ड अस। तो ये हमारा, इसको पहले सेंटेंस को पहचानिए कौन सा ये सेंटेंस रहने वाला है, तो ये हमारा है कौन सा सेंटेंस, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है आपका। ओके, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो जाएगा परफेक्ट, इसी में पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट अनुसार बनेगा। ओके, लेकिन अब इनको भी चेंज करना है, ये योर है और अस है, इन चीज़ को चेंज करना पड़ता है हमें। योर है, योर को चेंज करिए, योर यानी यू, योर यानी यू होता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यू है, यू होता है आपका। अब ऑब्जेक्ट में हम देखें तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है पीपल, तो पीपल के अनुसार पीपल यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन वो सब शब्द नहीं आता, उसका प्रोनाउन आता, प्रोनाउन। पीपल को हम किस में डालेंगे, ना ही पीपल को ही कह सकते हैं, ना सी कह सकते, देयर कहेंगे, देयर कहेंगे, देयर ही वाला सेट हो रहा है, देयर का मतलब होता है बेसभी है। पीपल में बहुत लोग आते हैं तो देयर में भी बहुत सभी आते हैं, तो दे हम यहाँ यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, लेकिन उसी कैटेगरी का भेजो, तो दे का बनता है देयर, दे का बन जाएगा आपका देयर। ओके, फिर आता है पेरेंट्स, तो हो जाएगा आपका ये पेरेंट्स, फिर कॉल्ड, लेकिन आपको पेरेंट्स हो गया, लेकिन हमें इसमें सेंटेंस बदलना है, ये हमारा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो हेड आएगा, हेड लगकर आपको बनेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, तो कॉल्ड का कॉल्ड ही हो जाएगा हमारे यहाँ, कॉल्ड होता है। ओके, फिर अस लिखना है, तो अस, अब अस के को भी चेंज करना पड़ता है, यहाँ सब चीज़ को चेंज करना है, सेंटेंस बदलना है और साथ ही यू, योर, अस, ये सब बीच में आते हैं, उनको भी चेंज करना पड़ता है। अस यानी बी, अस यानी क्या है, अस किससे बना है, बी से बना है, और बी होता है हमारा, बी किसके अनुसार चेंज होता है, तो बी हमारा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ दे, तो दे हमें लिखना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा, लेकिन अस कहेगा कि मुझे बदल रहे हो, दे को ला रहे हो, लेकिन मेरी कैटेगरी का भेजो, दे का उसकी कैटेगरी का है देम, हो जाएगा देम। इस प्रकार से थोड़ा आपको मैं क्या बताऊँ, ये डिफिकल्ट थोड़ा सा लगेगा ही आपको। ओके, अब ये आपको होमवर्क करना है, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताइए। सी सेड टू अस वी
हैव कॉल्ड यू, इसका आपको क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको क्या है कमेंट करना है। समझ में आया आपसे और आपको लगता है कि आपसे नरेशन बनता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। तो मैंने अपनी तरफ से आपको है शॉर्ट में नरेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको डू एट डायरेक्टेड में जितने भी आपके मेन टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ टॉपिक आप देख रहे हैं, नेगेटिव बनाना इंटीग्रेटिव बनाता तो मैंने आपको टेंस में आपको समझा दिया, तो ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के ये जो टॉपिक है ये बचे हुए, अभी हम इनको क्या है कंप्लीट करने वाले हैं। रुको जरा सबर करो। अब दोस्तों हम इन सब टॉपिक को क्या है कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बैच ऐप डाउनलोड करके आपको बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए ऐप से। ओके, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट का आपको यहाँ कोर्स मिल जाएगा जब बैच ज्वाइन करेंगे। बैच को लेते समय टारगेट 95 कूपन कोड अप्लाई करना है। 200 रुपये का आपको क्या है सीधे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, कम फीस हो जाएगी और आसानी से आपको क्या है पूरा मटेरियल मिल जाएगा। जब आपके पास मटेरियल होगा तो आप जानते हैं कि पढ़ाई में दिक्कत नहीं होने वाली, और मेरा मटेरियल आप जानते हैं बिल्कुल सिंपल आपको रहने वाला है। कंप्लीट आपको जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपको ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, मतलब मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो भटकना नहीं पड़ेगा और साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, तो आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। और केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का आप क्या है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्या है इंग्लिश के सब्जेक्ट बस का भी कोर्स ले सकते हैं। जब इंग्लिश का कोर्स ले तो आपको इंग्लिश 80 इंग्लिश कूपन कोड में इंग्लिश 80 डालना है, क्योंकि हमारा टारगेट है इंग्लिश में 80 स्कोर करना है। तो इंग्लिश 80 आप लिखिएगा तो 50 रुपये का आपको क्या डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इससे आपकी क्या है जो कोर्सों की फीस क्या है कम हो जाएगी। ओके, तो कम फीस हो जाएगी तो आप क्या है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के धीरे धीरे एक टॉपिक है कंप्लीट करते जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले सबसे पहले मच मैनी का प्रयोग। सिंपल सबसे ज़्यादा रहता है आपका मच मैनी का प्रयोग। मच का प्रयोग कहाँ होता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती नहीं कर सकते के साथ हम क्या मच का प्रयोग करते हैं। गिनती नहीं कर सकते, ऑयल है, लिक्विड वाला चीज़ें हो गए, हेयर हो गया, शुगर है, राइस है, इनके हम मानते हैं ये अनकाउंटेबल है। राइस को क्या है जैसे चावल को गिन नहीं सकते, वैसे तो गिना जा सकता है लेकिन आपको दे दिया जाए तो एक तुरंत देखकर आप नहीं बता सकते कितने यहाँ राइस है। ओके, शुगर हो गया, ओके, हेयर हो गया, बाल हो गया, ऑयल हो गया, लिक्विड वाली चीज़ हो गया, मिल्क हो गया। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है मच का प्रयोग करना है। ओके, जैसे हाउ डेस मिल्क डू यू टेक, तो इस प्रकार से लिखा रहेगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में मच मैनी का प्रयोग में। तो हमने देखा मिल्क है, लिक्विड है क्योंकि अनकाउंटेबल में आता है मिल्क, इसलिए आपको मच का प्रयोग हो जाएगा। और मैनी में काउंटेबल नाउन जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे मैनी का प्रयोग करते हैं, जैसे मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, मैनी कार्ड्स, इन सब की हम क्या गिनती कर सकते हैं। जैसे सी हैज़ मैनी पेंसिल्स, तो यहाँ मच मैनी में क्या है पेंसिल है, पेंसिल को हम गिन सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा मैनी आ जाएगा। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर कमेंट करना है, होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, तो तुरंत इसका क्या है आंसर कमेंट करिए, तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका मच मैनी का प्रयोग। अब दोस्तों हम देख ले समैनी का प्रयोग। पहले भी मैं इसको क्या है अलग से मैंने वीडियो बनाकर आपको समझाया भी है, एक बार और देखिए समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा है ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं मैं पूरा यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कवर करने का। सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग। सम का प्रयोग क्या है अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम क्या सम का प्रयोग करते हैं। आई हैव बुक्स, ओके, यहाँ देखा कोई भी ना ही इंट्रोगेटिव है ना इंडिकेटिव है, तो हम सीधे सिंपल सेंटेंस इसलिए यहाँ सम का प्रयोग कर रहे हैं। सी विल बाय सम पेन्स, वी सेंड देम सम मैसेज। तो सिंपल जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो हम क्या सम का प्रयोग करना है। एनी का प्रयोग जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें हमें क्या है एनी का प्रयोग करना है। जैसे सी विल नॉट गिव यू मैसेज, अब देखा नॉट लगा हुआ नेगेटिव इसलिए एनी का प्रयोग हो रहा है। यू हैव नॉट संग एनी सॉन्ग, नॉट लगा हुआ नेगेटिव है यानी एनी का। ही हैज़ नॉट एनी पेन, इसमें हमने देखा नॉट लगा हुआ है तो इसमें भी आपका एनी आ जाएगा। इसके साथ ही अगर इंट्रोगेटिव होता तो भी आपका यहाँ एनी होता। ओके, तो अफर्मेटिव सिंपल वाला सेंटेंस है तो सम का प्रयोग करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। ये क्या है आपका ये सीधी सीधी बातें रहती है। अब यहाँ आपको क्या है कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कौन सा पॉइंट है आपके दो पॉइंट आपको याद रखना है। यदि अफर्मेटिव वाला में अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें हार्डली स्कर्ली या नेवर शब्द आए तो हमेशा आपको क्या है एनी का प्रयोग करना है। जैसे ही हार्डली वॉट एनी कार, सी स्कर्ली संग एनी सॉन्ग। तो देखिए हमने सेंटेंस देखा तो अफर्मेटिव वाले हैं फिर भी हम एनी का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों क्या है हमारा रूल है एक तो कि हार्डली स्कर्ली और नेवर आए शब्द आते हैं तो हमेशा क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर भी हमें क्या है एनी का प्रयोग करना है। फिर हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एनी का प्रयोग करना है। लेकिन यदि उस इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट या निवेदन का बोध हो रहा है तो फिर हमें क्या सम का प्रयोग करना है। ऐसे जिसमें हमें प्रतीत होता है कि इसमें कोई व्यक्ति हमसे क्या निवेदन कर रहा है वह हमें क्या सम का प्रयोग करना है। वुड यू लाइक टू टेक अ शुगर इन टी,
अब वुड यू लाइक है, अब वुड लग के बनना है, तो वैसे वुड लग के बनना है तो उसमें रिक्वेस्ट ही होता है, आपको समझ के रखना। बिल या वुड लग के कोई सेंटेंस बन रहा है तो आपका वो रिक्वेस्ट ही वाला होगा। तो जब बिल वुड यू लाइक टेक या बिल यू गिव मी मनी, ऐसे जो सेंटेंस है जैसे वुड और बिल आगे लग कर बन रहा है तो समझिए वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस ही है। ओके, तो उसमें हमें और इंटरोगेटिव है तो फिर भी हमें क्या है सम का प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें क्या है निवेदन का बोध हो रहा है। तो वुड यू लाइक टू टेक सम शुगर और विल यू गिव मी सम मनी। आप माइंड में रखिए, वुड वाला प्रीवियस में कई बार आ चुका है, तो वुड यू लाइक वुड से लग के आपका सेंटेंस बन रहा है तो सम का प्रयोग आपको करिएगा। ओके, अब तो इस बार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है सम एनी का प्रयोग। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर है वो कमेंट करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनमें आपको इन सेंटेंस में सम एनी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन दा को हम क्या आर्टिकल कहते हैं। इसके अलावा भी जीरो आर्टिकल होता है जो कि लेकिन आपके क्लास 12 के स्टैंडर्ड तक में नहीं आता, मतलब आपके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते तब जीरो आर्टिकल का भी प्रयोग होता है, लेकिन आपके नॉर्मल ए एन दा का प्रयोग आता है, क्योंकि इसमें दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ए एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। लेकिन ये सब क्या है बेसिक बात है, समझने के लिए है। ओके, अब यहाँ से हम देख लेते हैं पहले एन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यदि किसी शब्द का उच्चारण स्वर जैसे आ से लेकर आ तक से होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ओके, ए एन का प्रयोग उच्चारण के अनुसार होता है, शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड होगा, उच्चारण पर आपको ध्यान देना है, ना कि इंग्लिश के शब्दों पर। ओके, जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं ऑरेंज, ऑरेंज लिखा है वो ऑरेंज। ओके, तो ऑरेंज हमने देखा तो पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ओके तो ऑरेंज ऑरेंज पढ़ेंगे। आ रहा उच्चारण में क्या आ रहा आ रहा, तो आ से लेकर आ तक उच्चारण में आ से लेकर आ तक आ रहा है तो मैं क्या एन का प्रयोग करना है। ऑरेंज, एप्पल ए एडी का आ रहा आ से लेकर आ तक में। ओके, फिर ऑनेस्ट, ये पढ़ने में लगता है हॉनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट पढ़ते से। ओके, पढ़ना आपको उच्चारण है आपको तो है परफेक्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो आ रहा है यहाँ भी एस डी ओ एस ए डी से स्टार्ट हो रहा है, एम एल ए तो एम क्या है ए डी से स्टार्ट हो रहा है। तो उच्चारण में अगर करने में आ से लेकर आ तक हमारा आ रहा है ओके, तो वो हमें क्या है एन का प्रयोग करना है। ए का प्रयोग कहाँ होता है, यदि किसी शब्द के उच्चारण में व्यंजन आ रहा है, जैसे का से लेकर गया तक में आ रहा है, छोटे हुए का खा गा आपका आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए का प्रयोग करना है, उच्चारण आपको देखना है यहाँ पर, ना कि इंग्लिश शब्द से कार कार किस प्रकार से पढ़ेंगे कार, तो कार में लिख रहे हैं हम हिंदी में तो का कबूतर वाला आ रहा है तो ए का प्रयोग हो जाएगा। बुक बुक पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे बकरी वाला आ रहा है तो ए का प्रयोग है। उच्चारण में का से लेकर गया तक के में आ रहा है तो आपका ए का प्रयोग रहने वाला है। इसे पढ़ेंगे हम यू पढ़ेंगे, यू यानी होता भीड़, यू पढ़ेंगे तो यू हमारा क्या ए में आ जाएगा, यहाँ प्रयोग होगा। वन आइड मैन वन का आ रहा है। ओके, उच्चारण में क्या वन का आ रहा है इसलिए ए का प्रयोग हो जाएगा। ये है आपका ये अंदर का प्रयोग, बिल्कुल सिंपल रहता है। अब दा का प्रयोग हम देख लेते हैं। ओके, तो दा का प्रयोग जो हमारी इकलौती वस्तु होती है। ओके, नदी है, पहाड़ है, प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, समाचार पत्र, राजनीतिक पार्टी है, ग्रंथ हो जाते हैं, उन सब में हमें दा का प्रयोग करना है। इकलौती वस्तु में क्या आता है द ताजमहल, द सन, द मून, द गंगा। ओके, तो ये हमारे क्या है इकलौती वस्तु के अंतर्गत में आ रहे हैं। नदी के नाम के आगे आपको दा का प्रयोग करना है, पर्वत के नाम के आगे दा का प्रयोग करना है, रेलगाड़ी जो होती है जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, नाम निजामुद्दीन एक्सप्रेस, मुंबई मेल, तो ये दा का प्रयोग करना है। दिशा के नाम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो दा का प्रयोग करना है। समाचार पत्र होते हैं उन पर आगे आपको दा का प्रयोग करना है। जो राजनीतिक पार्टी होती है बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, इन पर आगे आपको क्या दा का प्रयोग करना है। पवित्र ग्रंथ होते रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, इनके आगे भी दा का प्रयोग होगा। ओके, फिर जिन देशों के नाम अभी थोड़ा हम डीपली जा रहे हैं, बाकी इतना देखने को नहीं मिलता आपके एग्जाम में। जिन देशों के नाम प्लूरल फॉर्म या बहुवचन में होते हैं उन देशों के नाम को भी पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, यानी सभी देशों के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जिन देशों के नाम बहुवचन में होते हैं जैसे यूके ये शॉर्ट पे है, यूके हम कहते हैं तो ये शॉर्ट है, तो यूनाइटेड किंगडम इतना बड़ा उसका नाम है। ओके, तो इसलिए हम दा का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल फॉर्म में जिनका नाम रहता है जिन देशों के नाम उनका वहाँ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे बेस्ट, ब्रेवेस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट, तो दा का प्रयोग हो रहा सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि ये सब वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। पियानो, तबला, ड्रम, फ्लूट। ओके, तो ये सब हम दा का प्रयोग कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के नाम के पहले। तो शरीर के अंगों के पहले नाम के अंगों के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द आइज, द बॉडी, द ईयर्स, ब्रेन। संख्या जो संख्यात्मक संज्ञावाचक शब्द होते हैं उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके आगे भी दा का प्रयोग होगा। इसके साथ ही पुअर, रिच, यंग, ओल्ड आदि का बहुवचन बनाने के लिए दा का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं ये द पुअर, द रिच, द यंग, लेकिन हर जगह इनका पुअर के आगे कई बार ए लगेगा और कई बार दा भी लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन अगर एक वचन में प्रयोग होगा पुअर का जैसे तो आ लगेगा, बहुवचन में प्रयोग करना हो तो दा लगेगा। जैसे हेल्प द पुअर,
यहाँ से इसका देखिए आप, ही इज अ पुअर फार्मर, ही इज अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान है, वह एक गरीब किसान है। तो यह एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो पुअर का प्रयोग हो रहा है, गरीब का प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, इसलिए पुअर के आगे क्या लगा, दाल, ए लगा, ओके, पूरे एक वचन की बात हो रही है इसलिए ए लगा, इसलिए ओके। और जब दा का प्रयोग कब हो गए, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब यहाँ एक गरीब की बात हो रही, गरीबों की मदद करो यानी बहुत सारे गरीबों की मदद करो, बहुत सारे गरीबों की बात, तो गरीब भी आ रहा शब्द है लेकिन बहुवचन के सेंस में आ रहा है, तब हमें क्या है, पुअर के आगे दा लगेगा। तो इस प्रकार से तो पुअर, रिच, यंग, ओल्ड के नाम दा तो लगता है, लेकिन जब बहुवचन को हमें प्रदर्शित करना है सेंटेंस में तब दा का प्रयोग होता है, थोड़ा डीपली है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। और भी कुछ मेरे पास पॉइंट है, लेकिन अब अगर सभी आप पॉइंट देखना चाहते हैं तो एन दा की वीडियो अलग से डली हुई है, ओके, आप सर्च करिएगा तो भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको डीपली पढ़ना है और ज़्यादा जानना है। बाकी एग्जाम की दृष्टि से आपके एन दा का प्रयोग ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन, ओके। प्रपोजिशन देख लेते हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम है काफ़ी, ओके, गला दबा हुआ है, फिर भी मैं क्या है पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ओके। तो थोड़ा कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं पूरा नोट्स आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, तो आप क्या है समझ सकते हैं। देख लेते हैं प्रपोजिशन में। प्रपोजिशन क्या होता है, जो ऑन, अपॉन, प्रोपोजिशन कौन कौन से कहलाते हैं आपके, ओके। तो प्रोपोजिशन के अंदर ये सब टॉपिक आ जाते हैं आपके, जैसे आते हैं ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट, इन सब का प्रयोग सीखने वाले हैं, ओके, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हाई चांस है कि इतने में से कोई ना कोई जरूर आएगा ही, 100% एक नंबर यहाँ से फिक्स कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी रहता है। देखिएगा आप, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है फिर इस वीडियो को देख लीजिए, अभी कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम देखने वाले हैं ऑन, अपॉन का प्रयोग, और एक साथ क्यों लिखा है ऑन, अपॉन, इन, इनटू लिखा रहेगा, बिटवीन, अमंग, क्योंकि इनका जोड़ा होता है, ओके। देख लेते हैं पहले ऑन का प्रयोग देखते हैं। तो ऑन का प्रयोग पर या के ऊपर के अर्थ में स्थिरता के लिए होता है। ऑन का मतलब है ऊपर या के ऊपर के अर्थ में हो रहा है। देखिए ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ होता है पर या ऊपर, लेकिन स्थिरता की बात हो तो ऑन का प्रयोग होता है, गतिशीलता की बात होती है तो अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, वो द बुक इज ऑन द टेबल, जो पुस्तक रखी हुई है वो क्या है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब जब टेबल के ऊपर कोई पुस्तक रखेगी तो ऐसे तो नहीं, बहुत किताब जो बुक है वो क्या दौड़ लगाएगी, शांत रखी रहेगी, इसलिए यहाँ स्थिरता की बात हो रही, ऑन का प्रयोग हो रहा है। ऊपर के अर्थ में स्थिरता तो ऑन का प्रयोग। सी इज ऑन द रूफ, वह क्या छत पर है, स्थिरता के लिए यह हमने यूज किया है। और देखिए जब हमें जैसे वह छत पर है, ओके, वैसे वह छत पर है तो हमें पता नहीं छत पर वो दौड़ लगा रही है कि बैठी हुई, शांत बैठी हुई, ओके। ऊपर के अर्थ में तो हो गया, लेकिन स्थिरता है, गतिशील, ये पता नहीं चल रहा है। जब हमें पता ना चले स्थिरता है कि गतिशीलता है तो हम स्थिर ही मानकर चलेंगे, इसलिए हमें ऑन का प्रयोग किया है। अपॉन का प्रयोग देखें तो अपॉन का प्रयोग पर या के ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन गतिशीलता के लिए होता है। जैसे द लॉयंस जम्प्ड अपॉन द डियर, तो द लॉयंस जंप्स, ओके, जो शेर ने क्या है हिरण के ऊपर छलांग लगाई, शेर ने हिरण के ऊपर, यूज तो हो रहा है ऑन अपॉन यूज होगा पर या के ऊपर के अर्थ में। द लॉयन जम्प्ड अपॉन द डियर, यानी शेर ने हिरण के ऊपर छलांग लगाई। जब छलांग लगाएगा तो यूं छलांग लगाए इसके ऊपर, ओके। ये हो गया ये हो गया क्या हिरण, ये हो गया शेर, इस प्रकार से उसके ऊपर छलांग लगाए, ओके। जब छलांग लगाए तो क्या है, गतिशील होगा। तो ऊपर के अर्थ में गतिशीलता की बात हो रही तो यहाँ हमने क्या अपॉन का प्रयोग किया है। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ओके, जो चूहा है, ओके, जो बिल्ली है वो चूहा के ऊपर कूदी, ओके। तो इस प्रकार से भी कूद रही, गतिशीलता यहाँ भी होगी, इसलिए यहाँ भी आपका अपॉन का प्रयोग हो जाए। तो समझ गए होगे कि ऊपर के अर्थ में आपको ऑन अपॉन का प्रयोग करना है, लेकिन स्थिरता की बात हो तो ऑन का प्रयोग करना है, गतिशीलता की आपको समझ में आ रहा है तो अपॉन का प्रयोग करना है। अब देख लेते इन, इंटू का प्रयोग। तो इन और इंटू दोनों का अर्थ होता है में या के अंदर, ओके। तो में या के अंदर के अर्थ में हम इन, इंटू का प्रयोग करते हैं। इसमें वही सिस्टम है, अगर स्थिरता की बात हो तो इनका प्रयोग करेंगे और गतिशीलता की बात हो तो इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द पेन इज इन द कंपॉक्स बॉक्स, अब कंपॉक्स बॉक्स में पेन रखा हुआ है, के अंदर है, ओके। जो पेन है वो कंपॉक्स बॉक्स के अंदर है, तो के अंदर के सेंस में हमने इनका प्रयोग कर दिया है। अब पेन क्या स्थिर रहेगा, ओके, तो इनका प्रयोग हो रहा है। सी इज इन ऑफिस, वह क्या है ऑफिस में है, तो मैं या ऑफिस के अंदर है, तो ये अभी हमने इनका प्रयोग कर दिया। अब ऑफिस में तो हो सकती है वो शांत बैठी हो या गतिशील भी हो, ओके। हमें यह क्लियर नहीं हो पा रहा तो हम क्या स्थिर ही मानकर चलेंगे। जब हमें फिक्स हो जाए कि हाँ यहाँ गतिशीलता ही होगी तो आपको अपॉन का आपको इनटू का ही प्रयोग करना है। जैसे शी जम्प्ड इनटू द वेल, इसका नेक्स्ट है आई एम स्विमिंग इनटू द रिवर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है, ओके। तो अब जैसे हम स्विमिंग कर रहे हैं तो नदी के अंदर क्या हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो अंदर के अर्थ में क्या इनटू का प्रयोग हुआ। जब हम नदी में क्या करेंगे, तैरेंगे, ओके, तो क्या होगा, खड़ी खड़ी सीधे शांत बैठे तो तैर सकते नहीं, हाथ पांव में चलाने पड़ेंगे तैरने के लिए। जब हम यहाँ मतलब हाथ पांव चला रहे हैं, गतिशीलता है हमारे अंदर, गतिशीलता है तो इंटू का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है इन इंटू का प्रयोग। समझ चुके हैं, मैं आके अंदर के अर्थ में हमें इन इंटू का प्रयोग करना है। स्थिरता की बात हो तो इनका प्रयोग करेंगे, गतिशीलता की बात हो तो इंटू का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं बिटवीन अभंग का प्रयोग। बिटवीन अभंग का प्रयोग
के बीच में या के मध्य में अर्थ में आता है। ओके, दो लोगों के मतलब के बीच में अर्थ के में आता है बिटवीन और अमंग का प्रयोग होता है। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? अगर दो लोगों के बीच में बैठने की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो बिटवीन का प्रयोग, और बहुत सारे लोगों के बीच में की बात हो रही तो अमंग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, अमन इज मोहन एंड कुणाल। अमन बैठा हुआ है, अमन के बैठा हुआ मोहन और कुणाल के बीच। ओके, मतलब इस बात से मालूम मोहन और कुणाल के बीच में है अमन। ओके, तो बिटवीन आ रहा, दो लोगों के बीच में बात आ रही है तो बिटवीन आएगा। ओके, द बुक इज अ टेबल द एंड चेयर। टेबल और चेयर के बीच में है किताब, टेबल और चेयर के बीच में है किताब। दो लोगों के बीच में बात आ रही तो बिटवीन, और समझ में आ जाए किन दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में बात हो रही तो बिटवीन आ रहा है। अमंग का प्रयोग देखें तो के बीच या के मध्य के अर्थ में आता है, लेकिन दो से अधिक लोगों के बीच में, दो से अधिक लोगों के बीच में। जैसे अनुराग इज अमंग ऑल द स्टूडेंट, अनुराग बैठा हुआ है ओके ऑल स्टूडेंट के बीच में, ऑल द स्टूडेंट यानी बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ की बात हो रही है, और बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की बात हो, इसलिए अमंग आ रहा है। यू वर फॉरेस्ट, आप क्या जंगल में है। अब बहुत जो जंगल है तो जंगल में क्या बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ों के बीच में है आप। ओके, तो अब इसके इसलिए आपके यहाँ अमंग आ जाएगा। तो समझ चुके होंगे कि बीच में अर्थ में आता है अमंग और बिटवीन, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो आपका बिटवीन, और बहुत सारे या दो से अधिक लोगों के बीच में बात हो रही है तो अमंग। अब इनका प्रयोग देख लेते हैं, समझते जाइएगा। माह के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। वर्षों के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है, वर्षों के नाम यानी 2022, 2023, ओके 1890, ओके 1945। जब वर्षों के नाम आए उनको आपको क्या है प्रयोग करना। जैसे गांधी वाज बॉर्न डेट ड्रेस 1869, आपके आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में इन एट ऑन का प्रयोग करिए। तो ये आपका क्या है वर्षों का नाम है, इसलिए आपका इनका प्रयोग हो जाएगा। ओके, फिर ऋतुओं के नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं, समर, रैन, विंटर, ऑटम, ये सब ऋतुओं के नाम है, इनसे पहले हमें इनका प्रयोग करना है। फिर सुबह तथा शाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जैसे ही टेक्स इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, तो समझ चुके सुबह और शाम के पहले इंदा का प्रयोग, इन बस करें इंदा का प्रयोग होता है। ओके, बड़े स्थान के नाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं, बड़े स्थान जैसे मुंबई, इंदौर, भोपाल क्या है बड़े स्थान माने जाते हैं, इसलिए इनके नाम के पहले इनका प्रयोग होता है। तो हमने देख लिया इनका प्रयोग। अब हम देखने वाले ऑन का प्रयोग। दिनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये दिनों के नाम है, इनके पहले ऑन का प्रयोग करना है। डेट के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, डेट जैसे 10 जुलाई 2024, ओके 5 अगस्त 2023, ये क्या है डेट है, डेट के नाम के डेट के से पहले आपको क्या है ऑन का प्रयोग करना है। ऐड का प्रयोग देख लेते हैं, तो घड़ी से संबंधित समय के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं, जैसे 5 o'clock, 7 o'clock, 9 AM, 10 PM, तो ये हमारे घड़ी से संबंधित समय होते हैं, उनके पहले हम ऐड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आई अबेक द ड्रेस 4 o'clock इन एड ऑन एड, तो आपको क्या ऐड का प्रयोग करेंगे। फिर रात तथा दोपहर के पहले ऐड का प्रयोग करते हैं, रात और दोपहर, रात यानी नाइट, ओके दोपहर यानी नून। ओके, तो आई टेक लंच एट नून, आई टेक लंच एट नून, उसको सेंटेंस बनाकर भी यहाँ मैंने बता दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट होटल, होम, हाउस, पार्टी में मे के अर्थ में भी ऐड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम एट होम, मैं क्या है घर में हूँ, मैं घर में हूँ, तो घर में, घर के पहले आपको ऐड का प्रयोग करना है, क्योंकि मे के अर्थ में हम कर रहे हैं, अब मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ। ओके, तो मे के अर्थ में आपको ऐड का प्रयोग यहाँ करना है। फिर छोटे स्थानों के नाम के पहले, अब छोटे स्थान के नाम के पहले हमें ऐड का प्रयोग करना है, और इससे पहले इनके प्रयोग में हमने देखा बड़े स्थान के नाम के पहले हमें क्या है इनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे समझिएगा यहाँ, जैसे आई लिव एट जनकपुर इन धार, अब धार एक जिला है, ओके ये जनकपुर मान लीजिए तहसील, ओके छोटा गांव है। ओके, तो मैं क्या जनकपुर गांव में जो धार के अंदर आता है उसमें रहता हूँ, इस प्रकार से आप है आपका सेंटेंस। ओके, तो बड़े स्थान के नाम के पहले इन, लेकिन जो छोटा स्थान है उसके पहले ऐड लगाना है। नेक्स्ट वाला समझिएगा, आई लिव एट धार इन एमपी, अब जैसे अब देखा धार एक जिला है, एमपी पूरा राज्य। ओके, तो इसमें इन दोनों की तुलना करेंगे, कौन बड़ा है, राज्य पूरा बड़ा है एमपी, तो इसलिए इन आएगा। अब धार जहां इन लग रहा था धार में, अब वहां ऐड लगेगा, क्योंकि एमपी की तुलना में धार छोटा हो गया, तो मतलब तुलना में हम देखेंगे जो छोटा होता है उसमें ऐड, जो बड़ा होगा उसमें लगेगा हम इन। जैसे आई लिव एट एमपी इन इंडिया, तो जो अब इन तुलना करें तो इंडिया यहाँ बड़ा है, एमपी छोटा है। ओके, तो ऐड लग जाएगा एमपी में और इंडिया में लगेगा इन, जहां एमपी में अब इन लग रहा था पहले, अब ऐड लगने लगा, तो जब हम देख ले हैं अगर उससे बड़ा आ गया, ओके तो फिर क्या है वहाँ उसको क्या है जिसमें एन लग रहा है वो भी इसमें ऐड लगने लगता है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको प्रपोजिशन पूरे तैयार करा दी है। प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स में इसी टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका आपको क्या है इनके आंसर 6 के किसी बार से कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रपोजिशन आंसर, और उनके आंसर क्या है कमेंट करिए।
अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। ओके, मॉडल लास्ट टॉपिक हमारा मॉडल्स वाला है, फिर हमारा क्या लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो मॉडल्स आपके कुल 13 प्रकार के होते हैं, 13 ही मॉडल्स होते हैं, फिक्स है मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये आपके 13 प्रकार के मॉडल्स होते हैं। ओके, जिसमें हम दोस्तों अपने सबका प्रयोग एक करके देखेंगे। विल के और हमारा शैल और विल है, जो शैल और विल है तो ये हमारे फ्यूचर टेंस हम पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाता है। तो इनका प्रयोग सिंपल ही रहता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि अलग से हम नहीं पढ़ेंगे। शैल और विल का प्रयोग सीख लीजिए। आई आपको याद रखना है, आई और बी के साथ आपको क्या करना है, शैल का प्रयोग करना है। बाकी जितने बचते हैं, बाकी जितने बचे यानी ही, सी, इट, नेम, ओके, दे है, तो इन सब के साथ आपको क्या है, विल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जब क्योंकि आपको देखना है, जैसे यहाँ आपको लगना है आई ड्राइव अ कार, मान लीजिए यहाँ आई है, आपको सेल और आपसे बिल का पूछे, आई के साथ आपको सेल का फिट करना है, इस बार से आपको समझ के रखना है। बाकी अब क्रम से प्रयोग देखते जाते हैं। कैन का प्रयोग देख लेते हैं। कैन का प्रयोग आपको क्या है, क्षमता बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, तो ये सकना के अर्थ में। ओके, हिंदी में देखिए सकना। सी कैन सिंग अ सॉन्ग, कैन यू स्विम, वी कैन विन द मैच। तो जब हम क्षमता या कैपेसिटी की बात करते तो कैन का प्रयोग करते हैं, और परमिशन के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई कम इन सर, यस यू कैन कम, कैन आई टेक योर मोबाइल, यू कैन टेक दिस पेन। तो यहाँ परमिशन अनुमति की बात होती है, वहां भी कैन का प्रयोग होता है। अभी आपने देखा कैन आई कम इन सर, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि हमने भैया जहां भी देखा है मे आई कम इन सर पढ़ा है, और हम बोलते भी है क्लास में मे आई कम इन सर, और आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं कैन का प्रयोग करो। ओके, तो इसका भी ये जो बात है वो आगे मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप पढ़ते जाइएगा। सभी आपके जो डाउट मन में आ रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा वीडियो देखने के बाद। तो ये आप समझ चुके हैं। कुड का प्रयोग समझ लेते हैं। तो कुड का प्रयोग भी देखिए क्षमता बताने के लिए करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में। जब आपको समझ में आए कि यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो कुड का प्रयोग करना है। जैसे सी कुड स्विम व्हेन सी वाज यंग। ओके, वह क्या है, तैर सकता था जब वह क्या है, जवान था। तो जब वह जवान था यानी पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो तो आपको क्या है, क्षमता की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो कुड का प्रयोग करना है। यू कुड स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड। ओके, वह बचपन में इंग्लिश बोल सकता था, तो यहाँ कुड हो जाएगा क्योंकि बचपन की पास्ट की बात हो रही है। कुड दे विन द मैच लास्ट डे, लास्ट डे यानी पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में जा रहा है, क्षमता यहाँ की बताने की बात हो रही है, तो कुड का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट, निवेदन रिक्वेस्ट करने में के लिए भी क्या हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी से रिक्वेस्ट करना है तो भी वहाँ आपका क्या है, कुड का प्रयोग होगा। कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू गिव मी सम मनी, इस प्रकार से। ओके, अब मे का प्रयोग देख लेते हैं। तो मे का प्रयोग क्या है, अनुमति या परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, यस यू कैन कम, मे आई टेक योर पेन, यू मे टेक माई पेन। तो हमने क्या अनुमति या परमिशन लेने के लिए क्या है, मे का प्रयोग किया है। अब मन में डाउट आता है कि भैया अभी आपने पढ़ाया कि कैन का प्रयोग भी परमिशन के लिए करते हैं, कैन आई कम इन सर, और मे का प्रयोग भी परमिशन के लिए करते हैं, मे आई कम इन सर। ओके, तो फिर उपयोग किसका करना है अगर पेपर में आ जाता है। ओके, कैन का करना है, मे का करना है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको समझिएगा, कैन तथा मे दोनों का प्रयोग परमिशन या अनुमति के लिए करते हैं, परंतु मे कैन से ज्यादा विनम्र शब्द है। यानी सबसे अच्छा कौन शब्द माना जाता है, तो सबसे अच्छा शब्द माना जाता है मे। ओके, इसलिए आपको अगर मे और कैन में से सिलेक्ट करना है, किसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको दोस्तों मे का सिलेक्ट करना है, क्योंकि मे क्या है, सबसे अच्छा शब्द माना जाता है, विनम्र शब्द माना जाता है। आपको ऐसी स्थिति में मे का हमेशा प्रयोग करना है। जैसे आपके पेपर में आता है एड्रेस आई कम इन सर, तो कैन भी ऑप्शन है, मे भी ऑप्शन है, कुड भी। तो कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा शब्द कौन माना जाता है, मे माना जाता है, इसलिए मे का प्रयोग होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखें आई कम इन सर। अब यहाँ ऑप्शन में देखा कैन है, कुड, मे है ही नहीं है, मे है नहीं है, तो फिर कैन आपको उपयोग करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं, मे का प्रयोग में हम देख रहे हैं इच्छा विश व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैप्पी जर्नी, इस प्रकार से। ओके, मौसम से संबंधित समय के लिए आपको क्या एनी का प्रयोग करना है। जैसे इट मे रेन, इट मे स्टॉर्म टुडे, मे इट कम फ्लैट। जैसे आपने देखा कि यहाँ मौसम संबंधी, बाढ़ आ गया, तूफान है, वर्षा की बात हो रही, मौसम संबंधी शब्द है, तो मे का प्रयोग कर दीजिएगा। माइट का हम प्रयोग करते हैं, तो माइट का प्रयोग भी मौसम संबंधी के लिए आपको करना है, लेकिन पास्ट टेंस में करेंगे। ओके, जैसे इट माइट रेन यस्टरडे। अब रेन की बात हो रही तो मे और माइट का आपको मन में आएगा, लेकिन देखना है कि पास्ट में है कि प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग करना है, पास्ट में है तो आपको माइट का प्रयोग कर देना है। यस्टरडे लिखा है तो पास्ट में चला गया। इट माइट स्टॉर्म बिफोर ईयर, बिफोर ईयर यहाँ भी पास्ट की बात हो रही, बिफोर ईयर पिछले साल, तो ये भी पास्ट की बात हो रही, तो माइट का प्रयोग करना है। ओके, माइट इट कम फ्लड लास्ट डे, लास्ट डे यानी पास्ट में चला गया, तो भी हम माइट का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे। मौसम संबंधी अगर बात हो रही है तो आपको मे और माइट का प्रयोग करना है। प्रेजेंट में बात हो तो आपको मे, और पास्ट में बात हो तो माइट का प्रयोग करना है।
शायद के अर्थ में भी हम क्या है माइट का प्रयोग करते हैं, जैसे फादर माइट गो टू अब्रोड, शायद पिताजी क्या है विदेश जा सकते हैं। यू माइट गेट 98% मार्क्स इन द एग्जाम्स, आप क्या परीक्षा में 98% प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से तो वुड का प्रयोग देख लेते हैं। तो वुड का बिल का क्या पास्ट रूप होता है, जो वुड बना है वो बिल के पास्ट फॉर्म से बना है, पर वुड का अर्थ होता है गागीगे होता है। अब देख ले वुड का में प्रयोग कहाँ करना है, तो निवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या है वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू हेल्प मी, वुड यू टेल मी द टाइम आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। इस प्रकार से तो हम जहाँ निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसका में बोध हो रहा है तो वुड का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों अब बात आती है, अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ बताया था कि कुड के प्रयोग में देखिएगा, कुड के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि निवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम क्या है कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी प्रयोग कर रहे हैं और रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर सही कौन सा है, तो इसे भी बिल्कुल यही सिस्टम रहने वाला, जैसे कैन और मे में मैंने आपको सिस्टम समझाया वही यहाँ सिस्टम है। वुड तथा कुड दोनों का प्रयोग क्या है निवेदन रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, परंतु वुड क्या है कुड से ज्यादा विनम्र शब्द है, यानी वुड और कुड में सबसे अच्छा शब्द कौन सा है, वुड शब्द है। ओके, तो इसलिए हमें इस स्थिति में क्या है वुड का प्रयोग करना है। यू हेल्प मी, अब वुड कुड और सेल है, तो वुड और कुड दोनों दिया हुआ है, तो हमें सबसे अच्छा शब्द कौन है, वुड है, तो वुड का प्रयोग करना है। और जब हमें मान लीजिए ऑप्शन में वुड ना हो तो हम पर क्या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देख ले शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, जैसे यू शुड गो टू स्कूल, आप तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। सी शुड कुक फूड, तुम्हें क्या है उसे भोजन पकाना चाहिए। वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें क्या है अंग्रेजी बोलना चाहिए। आई शुड सिंग अ सॉन्ग, हमें मुझे क्या है गाना गाना चाहिए। इस बार से तो चाहिए के अर्थ में जब आए तब वहाँ आपको क्या है शुड का प्रयोग हो जाएगा। फिर मस्ट का प्रयोग, तो मस्ट का प्रयोग होता है जरूर या ही, मतलब जरूर के ही जरूर चाहिए के अर्थ में होता है, जरूर चाहिए या ही जरूर चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें क्या है कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। वी मस्ट लर्न इंग्लिश इन मॉडर्न टाइम, हमें वर्तमान समय में अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आउट टू का प्रयोग होता है नैतिक कर्तव्य के लिए। ओके, जो आपके कर्तव्य की बात होती है, जैसे वी आउट टू केयर ऑफ अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का क्या ख्याल रखना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमें क्या अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं उनके जब संबंधित बात होती है तो आउट टू का यूज करना है। यूज टू का प्रयोग होता है आपकी पुरानी आदतों में। ओके, जब हम बताते हैं कि मैं पहले ऐसा काम करता था, ओके, मैं पहले क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं। ओके, तो पुरानी आदतों की बात करें तो आपको यूज टू का वहाँ सेंस आएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ओके, मैं पहले क्या क्रिकेट खेल करता था। ही यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं पहले क्या है शराब पिया करता था। सी यूज टू मम्बल यानी बड़बड़ाना, वह क्या है पहले बड़बड़ाया करती थी। दे यूज टू वॉच मूवीज, वे पहले क्या है पिक्चर देखा करते थे। ओके, नीड का प्रयोग, नीड का प्रयोग होता है आपका आवश्यकता है या जरूरत है। आई नीड अ कार, मुझे क्या है कार की आवश्यकता है। सी नीड अ मोबाइल, उसे क्या है मोबाइल की आवश्यकता है। तो जरूरत जरूरी है या आवश्यकता के अर्थ में होगा। डेयर का प्रयोग देखते हो साहस करता है, साहस करती के मतलब साहस के अर्थ में डेयर का प्रयोग होता है। वी डेयर टू गेट सक्सेस इन द प्रॉब्लम, हम क्या है समस्याओं में भी सफलता प्राप्त करने का साहस रखते हैं, तो इस बार डेयर का प्रयोग होता है। तो थोड़ा फास्ट मैंने बताया है। ओके, लेकिन मैंने कहने का क्या है, यहाँ लगभग आप देखेंगे तो 11 प्रकार के मैंने मॉडल्स बताए, जबकि 12 है, तो इसमें बिल और सेल भी है। तो बिल और सेल का प्रयोग सिंपल रहता है। ओके, जैसे अब सेल का प्रयोग करना है तो आई और बी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। अगर आई और बी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो सेल का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट एक वचन के साथ। ओके, जैसे ही, सी, इट, नेम और दे आ रहा है, तो इन सब के साथ आपको क्या है विल का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हमारे क्या मॉडल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जो मैं अभी आपने मॉडल्स पढ़े हैं वास्तव में आपने बन रहे कि नहीं बन रहे, तो उसको आप देखने के लिए आपको क्या है ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इनका आपको क्या है इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। 10 सेंटेंस दिए हुए हैं और इसी प्रकार से आपके क्या है एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ग्रामर के आपके सभी टॉपिक बता दिए। डू और डायरेक्ट में जो आपके ये टॉपिक थे वो कंप्लीट करा दी है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो मेन टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट करा दिए। अब 2-4 टॉपिक और भी हो सकते हैं ग्रामर में, जो मतलब आते तो है लेकिन कभी कभार आते, फिक्स नहीं रहता उनका, कभी कभार आने वाले, उनको भी अगर मुझे मिलेंगे वो टॉपिक तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप भी कमेंट कर दीजिएगा जो आपको टॉपिक लग रहा है कि ग्रामर में टॉपिक आता है लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर दीजिएगा। तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा 2-4 मिनट की, जैसे कोई भी आपने टॉपिक दिया ओके 2-4 मिनट में उसका रूल बनाकर मैं आपको उससे भी समझा दूंगा। तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी प्रैक्टिस की बारी आ जाती है। अपने टॉपिक समझ लिए हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक वीडियो आएगी फिल इन द ब्लैंक्स की और एक वीडियो आएगी डू और डायरेक्ट की, जिसमें मैं हमसे 40-50 आपकी डू और डायरेक्ट, 40 से 50 आपके फिल इन द ब्लैंक्स लाऊंगा और उनकी हम क्या है प्रैक्टिस करेंगे। तो कंप्लीट आपकी क्या है ग्रामर पोर्शन भी आपका तैयार हो जाएगा। बाकी मैं टॉपिक आपके तैयार कराते ही जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।